किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये जितने लोग नशा कर रहे हैं ये कौन है? ये मूर्छित दिमाग के लोग हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम जीवन में परेशान हैं। कौन रामचंद्र से ज्यादा परेशान हो? जिस आदमी को गद्दी मिलने वाली थी वो आदमी जंगल चला गया, आप उस आदमी से ज्यादा परेशान हैं? अपनी नवविवाहिता के साथ वो 14 साल जंगल में रह रहा है, तो वो तो वहां बैठ के गांजा नहीं पिए कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठ के चिलम बनाते और गांजा रामचंद्र जी बैठे रहते कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारी अम्मा जो है। मूवी आई थी ना श्री 420 राज कपूर की, तो उसमें राज कपूर मजदूर है, नरगिस के साथ एक गाना फिल्माया गया है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो नरगिस बड़ा प्यारा जवाब देती है, जो छाता लिया हुआ उस पर पैचेस लगे हुए हैं, पायबंद। तो नरगिस कहती है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। कह रही मैं डर नहीं रही हूं, तुम भिखमंगे हो। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो उन्होंने शायद मेरा कॉलर पकड़ लिया, तो उसे मेरा कुछ क्लासमेट दोस्त पीछे से आ रहा था, उन्होंने कहा क्या कब तक मार खाओगे बे? और उस दिन जो कहानी शुरू हुई लड़ाई की, झगड़े की, वो अब तक चल रही है। गुड्डू मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। जीवन के कॉन्सेप्ट जो बचपन में किताबें देती है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस संसद में जितने लोग बैठे हैं ये सब यही पॉलिसी माने। ऐसी कोई पॉलिसी ऑलिसी होती नहीं। अब एक क्लास में 50 में से सबसे पढ़ने वाले हैं वो बाबू बन गए, चपरासी बन गए, 8 उसमें से IAS IPS बन गए, और 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। वो सेंट्रल मिनिस्टर वो है जिनको ये पता चल जाता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही है, जिंदगी एक अलग कहानी है, माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। आपका बेटा है 10th 11th में पढ़ता है, सिगरेट पीने, आप जान गए वो सिगरेट पीता है, आप उससे बैठ के चर्चा करो ना इस पे कि क्यों पी रहे हो भाई, हमें बताओ, अगर फायदेमंद है तो हम भी पियेंगे भाई, कोई चीज अच्छी है तो हम भी करेंगे, हमको भी बताओ। आप उसे मारने लगते हो, आप उसे पीटने लगते हो, तो उसे लगता है कि यार अब बचा के करना पड़ेगा। वो छोड़ने के बजाय रिबेल के मोड में आ जाता है। मेरी बिटिया इस बार 10th में, एक उसके 100 में से 7 नंबर आए मैथ्स में। कितने? 7। मैं फूल माला लेके गया था उसे रिसीव करने के लिए, मैंने कहा यार वो बेचारी परेशान है। मैंने कहा बेटा मुझे पता है, मुझे किसी सुनना थोड़ी है, मुझे पता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे दोस्त हैं अतुल पांडे, तो हमारे पिताजी से जाके बोले कि चाचा वो अवध का कंपार्टमेंट आया, उससे कह दिए पढ़ ले। वो कहे देखो भाई तुम लोग कम बुद्धि के इंसान हो, एवरेज माइंड, मेरा बेटा सुपर माइंड है, 1 घंटे पढ़ता है, टॉप करता है। अतुल पांडे लौट कर आए, कहीं माँ कसम बता रहे अवध ओझा आज के बाद जो तुम्हारे बाप से मिले, अरे यार मैं भलाई के लिए गया था, वो आदमी मुझे ही डिमोरलाइज कर दिया। कि शादी होने से पहले हम एक ऑरा बनाते हैं अच्छा होने का, वो बहुत नुकसान करता है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, 1 गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के साथ में पीते हैं। आपको जीवन के अंतिम तक जैसे रहना है वैसे ही आप शुरुआत करिए। हाँ शादी में बवाल हुआ, पहली बार मैं उनके पिताजी से मिलने गया तो मुझे लगा कि ऐसा ना लड़ाई झगड़ा करे, तो कंपनी गार्डन एक जगह पड़ती है इलाहाबाद में, तो शाम को वहाँ मिलने गया तो वही नीरज तिवारी साथ में थे। तो मैंने एक बैग जो हैंड बैग होता है उसमें ईंटें भरे बड़े बड़े, हमने कहा देखो तिवारी अगर अगली तरफ से कोई भी हिंसा होगा तुम लेके तुरंत रेडी हो जाना, वो बैग हमको पकड़ा देना। कितना मजाक बना राहुल गांधी का, कितनी बार तो मैंने उड़ाया, लेकिन वो आदमी ना तो देश छोड़ के गया, ना वो आदमी ने राजनीति छोड़ी। उस आदमी को शायद किसी ने बताया कि बाबूजी आपका भी श्री रामचंद्र जी का दौर चल रहा है, आपको अपने दिमाग को मूर्छा से बाहर निकालकर जगाना पड़ेगा। उस आदमी ने काम किया, सबसे बड़ा काम वो जो भारत पद यात्रा की उन्होंने क्या किया है, और करते रहिए राहुल जी। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है, और जब युद्ध करने का शौक नहीं तो आपको IAS का एग्जाम देना चाहिए था। ये जो आप काम कर रहे हैं ना कि हर दिन एक नया युद्ध छेड़ देते हैं, बस यही राजापन की क्वालिटी है। 99 पे आदमी का प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 2024 में प्री निकल गया। और अगर वो ऐसी मेहनत करते रहेंगे मेंस निकलेगा। 29 या 34 में प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन सी उनकी उम्र हो गई 80-90 साल। बाबा अनिरुद्धाचार्य को सलमान के शो पे नहीं जाने चाहिए, ठेकेदार हो तुम। हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है, चाहे जहाँ जाए। नहीं बाबा ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, अबे मन बदल गया, गए, तुम काहे परेशान हो। मतलब मेरा गाँव ब्राह्मणों का गाँव है, और मेरे गाँव में लोग कहते थे कि भैया प्रधानमंत्री हो ना तो मायावती जैसा हो। अगर आपको किसी ने राय दी कि आप अकेले ही इतनी ताकतवर हैं, तो आपको कम से कम जांच तो करनी चाहिए कि किस आधार पे कह रहे हो। आज भी बिहार का एक तबका है, वो हर विषम चीजों के बावजूद उनको बहुत मानता है जी। और जननेता के रूप में संसद में उनकी वाकुपटिता का कोई जवाब ही नहीं कि ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था,
तो ममता जी कहती कि नहीं मांगा गया था। हाँ, तो नहीं मांगा गया था तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि देश के जो बेस्ट माइंड है उनको टीचर बनना चाहिए। देश के बेस्ट माइंड को टीचर के साथ साथ राजनेता भी बनना चाहिए। देश की जनता के पास इतनी बड़ी ताकत है, वोट, वो उसे मानते ही नहीं। वो तो वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाते हैं, कहते हैं 2 किलो चिकन ले आओ और 2 बोतल दारू और कल छुट्टी मनाया जाएगा। क्यों? अरे कल हॉलीडे है। लेकिन मैं 29 का इलेक्शन लड़ूंगा। मैं एक बार इलेक्शन लड़ूंगा जरूर, वो मैं हारूं या जीतूं एक अलग बात है, मैं लड़ूंगा जरूर। राजनेताओं ने क्या किया? बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत करवा दी। अपराधी नेताओं के करीब आ गए। जब अपराधी नेताओं के करीब आ गए तो उनको पता चला कि यार सबसे अच्छा तो धंधा यही है, और अगर हम दूसरों के लिए अपराध करके बूथ कैप्चर कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों ना करें। गांधी अटैचेस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल विद कांग्रेस एंड गांधी। कहते साहब 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम बे 17 में नहीं चल पाए, वो 17 में चलते थे। कितना पोटेंशियल वाली बात है। पहली बात, अगर ताकत पे देखा जाए तो कम से कम पढ़ो तो क्यों चल रहे थे कि वो साहब एडमिना जी से उनका अफेयर था, तुम्हारा मेड से नहीं हो पाया, जिंदगी में परेशान रहे तुम, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम्हारा तो फीमेल जानवर से संबंध नहीं हो पाया, तुम जो है यार उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। इस जीवन में और चाहिए क्या आदमी को? अरे नेहरू जी चाह लेते तो कश्मीर ले लेते। हाँ, तुम्हारे चाचा जाके लड़ते ना। 1947 में जिस देश के पास खाने को नहीं है वो 2 दुश्मन से कैसे लड़ेगा? एक तरफ चाइना बैठा, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। और उस परिस्थिति से, जहां पे सुअरों खिलाने वाला गेहूं भारत आता, उस परिस्थिति से जेएल नेहरू इस देश को निकाल कर बाहर लाते हैं कि बॉलीवुड गाना बनाने में मजबूर होता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्री आधारित कि हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। अगर अच्छी पत्नी मिल गई तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं मिली तो आप दार्शनिक हो जाएंगे। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार थोड़ी कर पाओगे भाई। कोर्ट ने क्यों लिव इन की परमिशन दी? क्योंकि 30 साल में तो बाल विवाह माना जाता है। अब तो आप मन को समझा लोगे, हार्मोन को कैसे समझाओगे? तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो सम्मान में करना पड़ेगा। अरे पैसा तो भैया रंडी भी कमाती है, नालायक। पैसा हर समझदार आदमी कमाता है। अरे शंकर जी की फोटो लगाओ अपने घर में, वो जहर पी जाते हैं भैया। तो हम तुमसे जहर पीने के लिए नहीं कह रहे, कम से कम 2 गिलास गाय का ओरिजिनल दूध ही पी लो। तुम 2 गिलास दूध पी लेते हो, तुमको डायरिया हो जा रहा है। कैसे रहेगी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ? भगवान राम की काहे नहीं गई? लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे पे बदल दी तुमको। एक सोने का अंगूठी मिला और तुमको बदल दी। और अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई थी, यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे देगा। मुर्दा हो तभी तो दिल टूटेगा भाई। राणा प्रताप का दिल क्यों नहीं कोई तोड़ दे रहा है? छत्रपति शिवाजी का दिल कोई क्यों नहीं तोड़ दे रहा है? भाई जिस लड़के को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर, वो आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया। आप ही के जीवन में टेंशन है? जीवन मतलब संघर्ष। जब आपको राजा का इंटरव्यू करना हो तो फिर कुछ ऐसा सेटअप होता है। आपने मेरे पहले के पॉडकास्ट देखे होंगे, वहाँ पर एक नॉर्मल थीम का बैकग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज कैमरा पर्सन्स ने बताया कि अवध ओझा जी आ रहे हैं तो राजा वाला सेटअप बनाइए कुछ। देखिए आपको घोड़ा देखने को मिलेगा। ये पुराने, इस स्टूडियो को भी एंटीक स्टूडियो बोलते हैं और इसमें सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपके साथ पॉडकास्ट नहीं किया जाए, बातचीत की जाए। ये रिकॉर्ड हो जाएगा और ये चला जाएगा, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति के साथ बात करके, जिसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, सोचने की क्षमता बहुत होती है, हर सब्जेक्ट पे आप उससे बात कर सकते हैं। उनमें से आप एक हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं और कई लोग फॉलो भी करते हैं। और यूथ में आपका एक अलग इम्प्रेशन है। और आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद यूथ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी यूथ ही है। तो आज आपके साथ बैठ के इन सभी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ज़िंदगी में राजा कैसे बना जाए? बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सिंपल सा। एक्चुअली इस देश का जो नाम है वो है भारत। भारत यानी ज्ञान जी। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर।
शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता होगा। गैंडा घूमता है, लेकिन गैंडे को राजशाही से कुछ लेना देना नहीं, खाना है और पड़े रहना है। कहते हैं गैंडा हो का बे, पड़े हुए हो। जिराफ से कोई मतलब नहीं है। हाथी मस्त है तो राजा ही करेगा। अब शेर के पास दो चीजें हैं, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन दो चीजों को डेवलप कर लिया, आप एक छोटी सी बात देखो, अगर लग्जरी से और चीजों से जीवन में सब कुछ उपलब्ध होता तो आज भारत के शहरों में अच्छी खासी लग्जरी है, लेकिन जितनी लग्जरी है उतने लड़के परेशान भी हैं। राइट। 1960s, 70s, 80s, 90s का एक ऐसा दौर था भारत का जब भारत के छोटे से गांव से लोग उठते थे, मुंबई पहुंचते थे, कलकत्ता पहुंचते थे, दिल्ली आते थे और कुछ समय में वो अरबपति बन जाते थे। ऐसे आपके भी जानकार में बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा क्या होता था कि भाई शहर के लोगों के पास इतनी सुविधा होते हुए भी वो गांव का आदमी आके किसी शहर में अरबपति हो जाए। हमारे शहर के एक पांडे जी हैं, उनका फर्नीचर है, फर्नीचर का पूरा इंडस्ट्री है उनका। ठीक है। तो उसके पीछे वजह यह थी कि गांव के आदमी की किस्मत में स्ट्रगल लिखा ही होता था। उसे काम करना होता था, उसे सोचना पड़ता था, मनन करना पड़ता था। तो वो जो स्ट्रगल करने वाला आदमी जब शहर आता था तो वहां पे वो शहर के लोगों से एज ले लेता था। ये शहर में आपने किसी को काम बोला कि भैया ये 2 कुर्सी बाहर करनी है, तो प्रोफेशनल है, वो 2 ही बाहर करेगा। लेकिन गांव के आदमी के पास मेहनत के साथ करुणा भी है। आपने कहा भैया जरा मेज भी बाहर का तो करेगा, साहब मेज भी करेंगे, सोफा भी करेंगे, बिस्तर, आप बताओ पैसा जितना दोगे उतना ले लेंगे। और इन चीज़ों से वो आदमी धीरे धीरे उठता चला जाता था। तो सिद्धांत एक है, शक्ति। जिसके पास शक्ति है, माँ लक्ष्मी उसे विष्णु मानकर उसका पैर दबाएंगी। राजा बनने का अचूक मंत्र है ये। अचूक मंत्र है। ठीक है। आज बहुत सारी बातें हैं सर करने के लिए, पॉलिटिक्स भी है, मोटिवेशन भी है। आप बोलते हैं कि मुझे मैं वो दुग्गल साहब हूँ, आज मैं अगर मोटिवेशन दे रहा हूँ तो फिर आज मैं मोटिवेशन की बातें करूँगा, तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आपके गांव चलते हैं। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, किस तरीके के आप थे, शरारती थे? 2-3 मैंने किस्से आपके सुने हुए हैं, कट्टा, बंदूक, फायरिंग, सिनेमा और किंग। तो थोड़ा सा बचपन के बारे में चलिए और थोड़ा सा कुछ बताइए सर। मुझे शौक है बंदूक खरीदने का आज भी, मतलब ये एक शौक है मेरा। दिवाली आ रही है तो दिवाली में एक प्रथा है कि भाई लोग अपने बच्चों को खिलौना खरीदवाते हैं। तो हमारी माँ है, कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहता था यार देखो एक पिस्टल खरीदवा दो बस। एक शौक है शस्त्र का भी शौक है और पेन का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक। वेरी गुड। जैसे आज यूपी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाने जा रही है, बाबा आदित्यनाथ चलाने जा रहे हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाएंगे। जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि भारत पर हमेशा से विदेशी आक्रमण हुए हैं जी। तो भारत के लोगों को पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी जानना चाहिए। खैर वो आदत थी। और कुछ दौर मेरा ऐसा था जब मूवीज जो बनती थी, दीवार टाइप की मूवीज, कहते हैं ना आदमी के ऊपर उसके जीवन बचपन का बड़ा असर होता है। हाँ। तो हमारे टाइम पे जो मूवीज आई वो अक्सर डॉन टाइप की मूवी आई। हाँ। डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। और मूवी तो इम्प्रिंट हो जाती है। तो एक शुरू से एक था कि मतलब हाँ यार जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए। पर मैं बचपन से बड़ा सीधा सज्जन आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, क्योंकि मुझे पता था मैं एक सामान्य परिवार का हूँ। और माता जी कहती थी देखो भैया झगड़ा मत करना, हमारी शक्ति नहीं किसी से लड़ने की। तो क्लास 8 तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चली। ठीक है। और उस दौरान टॉर्चर भी बहुत हुए, क्योंकि हैं तो यूपी के और पढ़े हैं गोंडा में। और गोंडा शहर ही ऐसा है कि मतलब जहाँ संत भी हैं और डाकू भी हैं, दोनों हैं। दोनों का शहर वो मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, बड़ा प्यारा। संतों से भी मुलाकात हुई तो लोग ना परेशान बहुत किया। मतलब बचपन की जो कहानियां हैं वो ऐसी हैं कि लोगों ने परेशान, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मैं होमवर्क करके आया तो मेरे होमवर्क वाली शीट ही फाड़ दी। वो मेरा जो कॉपी होती थी उस पर गोद दिया उठा के पेन से लेकर। तो परेशान बहुत किया। उसी दरमियान क्या हुआ, एक दिन क्लास 10th या 11th की घटना है, शायद 10th की घटना है, कि मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो उन्होंने शायद मेरा कॉलर पकड़ लिया।
तो उसे मेरे कुछ क्लासमेट दोस्त पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या कब तक मार खाओगे बे। और उस दिन जो कहानी शुरू हुई लड़ाई की, झगड़े की, वो अब तक चल रही है। गुड्डू मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। वो डायलॉग जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार कितना, मतलब पुनीत कृष्णन जी को जब मैं मिला तो, जो राइटर है, हाँ राइटर है, हाँ। तो मैंने कहा इतना व्यवहारिक ज्ञान, आप तो आईआईटी के आदमी हैं, ये डायलॉग तो मुझे लिखना चाहिए था। ये तो मेरा अनुभव है कि शुरू मजबूरी में किया था और अब मजा आने लगा है। तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो झूठ मूठ का इस देश में कहा जाता है, खासकर उत्तर भारत में, कि शराफत से रहोगे तो भगवान बहुत पसंद करेगा, तरक्की करोगे। मेरा सारा कॉन्सेप्ट ही टूट गया। मेरा जीवन के कॉन्सेप्ट जो बचपन में किताबें देती है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस संसद में जितने लोग बैठे हैं ये सब यही पॉलिसी माने। ऐसी कोई पॉलिसी होती नहीं, लेकिन हाँ चूंकि स्कूलों में ऐसा नहीं बताया जा सकता। बाद में मुझे पता चला कि यार स्कूलों की मजबूरी क्या होती है। जैसा एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में 40 बच्चे किताब को ही समझ के चलते हैं जी। हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे और ऐसा वैसा। 8 बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा लीक से हटते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल, ये सब तो ऐसी बात है। 2 उसमें ऐसे होते हैं। अब एक क्लास में 50 में से सबसे पढ़ने वाले हैं वो बाबू बन गए, चपरासी बन गए। 8 उसमें से IAS IPS बन गए और 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। वो सेंट्रल मिनिस्टर वो है जिनको ये पता चल जाता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही है, जिंदगी एक अलग कहानी है। जैसे भगवान कृष्ण है, उन्होंने गीता को बोला है, पढ़ा थोड़ी है। हाँ राइट। ऐसे हम सबको अपनी महाभारत में अपनी गीता खुद लिखनी पड़ेगी और उस गीता में आपके अपने चैप्टर्स होंगे और आपका अपना सिद्धांत होगा। तो इसीलिए आप कहते हैं जब अच्छाई की हम बात करते हैं, जब हम लोगों को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन अवध ओझा सर कहते हैं कि माफ़ मत करो, इंतज़ार करो और सही वक्त पे वार करो। नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, हम गॉड तो है नहीं, हम तो भगवान है नहीं। तो अगर हम मुक्त हो चुके हैं, जैसे बुद्ध हैं, एक आदमी आया उनके चेहरे पे थूक दिया तो उन्होंने अपने चद्दर से पोंछ लिया। आनंद ने देखा, आनंद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जा रहे थे क्या यार। वो दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखा, कल इसकी मनोदशा कुछ और थी, आज इसकी मनोदशा कुछ और है। बुद्ध जागृत है। अगर हम पाकिस्तान को माफ करते चले जाएं तो पीओके के बजाय आज कलकत्ता तक उसका कब्जा होता। आपको यह पता करना है कि आप संसारी हो कि सन्यासी हो। अगर आप सन्यासी हो तो आपके नियम अलग है, अगर आप संसारी हो तो आपके नियम अलग है। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हज़ार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। ओके। हाँ तो सर, बचपन से हम गीता पे और कृष्ण पे आ गए, अभी थोड़ा सा वहीं रहते हैं। क्या शरारत आपको याद आती है, आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया है, या आपने जो किया वो आज आप उसको बड़े एंजॉय के साथ बता सकते हैं, मस्ती के साथ बता सकते हैं, लेकिन उस समय जब किया था तो सांसें ऊपर नीचे थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए, क्योंकि मैंने 1-2 सुने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। नहीं, 2 ही 3 इंसिडेंट्स हैं। एक तो अटेंडेंस रजिस्टर वाला इंसिडेंट है, बताइए। उसको मुझे बड़ा प्राइड भी फील होता है, अच्छा भी लगता है, पर नहीं करना चाहिए लोगों को। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति महाभारत में मौजूद है, उसकी अपनी गीता, उसके अपने सिद्धांत हैं। तो मैं क्लास 12th में था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो हमारा जो उस समय का प्रिंसिपल थे वो बेचारे थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही खुश रहते थे। अच्छा। एक दिन आए और 10-12 नाम उन्होंने गिनाए, अवध ओझा, आलोक शुक्ला और फलाना फलाना। बोले, फिर हमारी तरफ देखे, बोले मिस्टर ओझा। मैंने कहा सर। बोला यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई सर? बोले यू हैव 37% अटेंडेंस। मैंने कहा सर आई वॉज इल सर। अरे आई नो द ड्रामा यू डू। मुस्कुराए वो, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी कि देखा बेटा फंसा दिया तुमको। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैंने तो यूपी बोर्ड से ही भर रखा है, मैं इतना विद्वान आदमी हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं हर बोर्ड से इंटर पास करूँ। अरे बोले आई विल लुक ओवर इट, डोंट वरी।
चले गए। हम लोग बाहर बैठ के वही मीटिंग चल रही थी कि यार इतना जो है इजराइल ईरान वॉर शुरू हो गया, अब क्या होगा धरती का, ये तो मानेगा नहीं। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, भी दुबई में रहते हैं, बस सज्जन आदमी बेचारे। हमें पता था कि दोस्त तुम ही निकाल सकते हो। और फिर वो रजिस्टर वहाँ से चोरी हुआ, बड़ा बवाल हुआ उसको लेके, बहुत सारे बवाल हुए और बड़ा हाहाकार मचा। FIR हुई, मतलब थाने में जाना पड़ा। कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि रजिस्टर तो अभी हमें तो मिल गया रजिस्टर, और जो लेकर गया था उसने तुम्हारा भी नाम लिया है, कबूल कर लोगे तो माफ़ कर देंगे। मैंने कहा सर जब नाम ले ही लिया, जो व्यक्ति लेके गया उसने नाम ले ही लिया, तो अब कबूल क्या करना है सर, अब तो आप जान ही गए हो कौन ले गया है, लेकिन उसको बुलाओ सर जिसने नाम लिया है। नो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पता तो चले कौन ले गया था, मैं भी तो जानूं। तो बोले देखो बेटा बच नहीं पाओगे। मैंने कहा सर मैं ले ही नहीं गया सर, क्योंकि मुझे पता था कि जिस शाम रजिस्टर गायब हुआ था उस शाम मैंने जला भी दिया। तो उसको मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। खैर लेकिन ठीक था, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, पास भी हुए। बस ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती थी। अफसर वो आप आ नहीं रहे उस पर जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, वो जो गोलियां चली थी वो क्या किस्सा था? गोलियां तो मतलब उसका एक मुद्दा अलग था, वो मैंने बताया भी था, मैं जब शो में था कि भाई मैं मूवी देख के निकला, हम थे और मेरे साथ एक साहब थे, उमेश वर्मा उनका नाम था। ठीक है। तो वो साहब दोनों लोग निकले, तो कुछ बंदे कुछ लोग खड़े हुए थे और उनसे मेरा कोई वैसा परिचय भी नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरे बहुत खास हो या मेरे दुश्मनी है उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं। बस चूँकि क्या था कि मैं हमारे टाइम पे 90s में फातिमा स्कूल बड़ा रेपूटेड स्कूल माना जाता था। अच्छा मैं थोड़ा सा 10th के बाद रहता भी था, एक जो जवानी जब आदमी को आती है तो शर्ट वर्ट खोल के और स्कूटर पे बैठ, तो शायद ऐसी कुछ खुन्नस रही होगी। तो उसी में उसने क्या किया, मुझे बुलाया और एक तमाचा मारा खींच के। आपको? हमको। क्या भैया बड़ी रंगदारी में रहते हो, क्या बात है। बस उसी मुद्दे में ये सारी घटनाएं घटी। ओके। अच्छा, पिताजी के साथ रिश्ते कैसे थे? पिताजी तो हमारे भगवान हैं। मैं जहाँ भी हूँ वो पिताजी की वजह से हूँ, सबसे पहला स्थान उन्हीं का है। कहते हैं माँ बाप आपको जीवन में रास्ता दिखाते हैं, और मैं दुनिया के सारे माँ बाप से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप अपने लड़के को संभालिए, उसको रास्ता दिखाइए, निश्चित तौर पर उसको दबाव में रखिए, डिसिप्लिन दीजिए, पर उत्साह भी दीजिए। मैंने आजकल माँ बाप को देखा, जैसे आजकल मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे हमारे पिताजी होते, उत्साह जो होता है, उत्साह वो अपनों से ही मिलता है। बाहर वालों को तो लगता है कि ठीक है यार ऐसा ही कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे 100 रुपये गिर गए और दुकानदार ने कहा अरे कोई नहीं भैया, हेमंत भैया पैसा ऐसा गिरता रहा, मेरा भी कई बार गिरा। लेकिन जब आप घर आते हो और आपके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तो उस कोई बात नहीं में ज़्यादा दम होता है। राइट। तो सारे पेरेंट्स से मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें जो गिफ्ट में दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अनुभव है, हर माँ बाप के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अनुभव होती है। उससे कोई कीमती चीज़ उनके पास होती नहीं, जो युवा समझ नहीं पाता। और जैसे आपका सीनियर आपके साथ कोई चीज़ दबंगई से करता है तो आप अंदर में खुन्नस रखते हो, ऐसे जब आप बच्चों के साथ करते हो तो वो भी अंदर में खुन्नस रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेटा है 10th 11th में पढ़ता है, सिगरेट पीने आप जान गए वो सिगरेट पीता है, आप उससे बैठ के चर्चा करो ना इस पे कि क्यों पी रहे हो भाई, हमें बताओ, अगर फायदेमंद है तो हम भी पियेंगे भाई, कोई चीज़ अच्छी है तो हम भी करेंगे, सही बात। हमको भी बताओ। आप उसे मारने लगते हो, आप उसे पीटने लगते हो, तो उसे लगता है कि यार अब बचा के करना पड़ेगा। वो छोड़ने के बजाय रिबेल के मोड में आ जाता है। 15 साल के बाद की जो उम्र है वो रिबेल की उम्र है। वहां जब आप दबाव देते हो, मारते हो, पीटते हो, तो 95% केस में वो रिबेल में आ जाता है। मेरी बिटिया इस बार 10th में, एक उसके 100 में से 7 नंबर आए मैथ्स में। कितने? 7। इकोल ग्लोबल में पढ़ती है देहरादून में, 7 नंबर आए। मैं फूल माला लेके गया था उसे रिसीव करने के लिए। मैंने कहा यार वो मिड टर्म का एग्जाम होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें 7 नंबर। वो बेचारी परेशान है। मैंने कहा बेटा मुझे पता है, मुझे किसी सुनना थोड़ी है, मुझे पता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। कितने मौलाना है दिन भर कुरान पढ़ते हैं, कितने पंडित हैं दिन भर गीता पढ़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर पढ़ने के साथ मनन नहीं जुड़ा हुआ है, उस पढ़ने को कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी तो हमने तोते को एक एग्जाम्पल दे, कहते नहीं क्या तोते की तरह रट रहे हो। तोता कितना भी पढ़ ले वो समझदार नहीं हो सकता, एनलाइटेंड नहीं हो सकता, रट्टू होता है। रट्टू होता है।
चतुर्लिंगम मॉडल का होता है वो। हाँ, वो चमत्कार को बलात्कार कर डालेगा। तो सवाल ये है, मैं गया, फिर मैं उसे लेकर आया घर। अभी एक हमारा स्टूडेंट ही है, वो उसको पढ़ा रहा है और धीरे धीरे वो पिकअप कर रही है मैथ्स में। तो हमें, जैसे हम चाहते हैं कि हम परेशान हैं तो कोई हमें सहारा दे, कोई हमें रास्ता दिखाए, ऐसे में ही हमारे बच्चे भी चाहते। तो मेरे पिताजी ने वो रोल बहुत प्यार से अदा किया। मतलब हमें तो कभी कभी लगता था कि हमको कहीं मंदिर अंदर से उठा के लाएं, क्योंकि जिस तरह का वो बिहेव करते थे कि अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं क्या, 12th का रिजल्ट आया, हमसे पूछे पास हो गए? हमने कहा यार कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री में। बोले बहुत अच्छा, सारे महान लोगों का आता है। तुमने कहा एक दो नाम बताओ। तो क्या बताएंगे यार, तो थे थोड़ा आराम से पता करके तो बताएंगे। तो हमने कहा ऐसे बोल देते हो यार, उल्टी सीधी बात कर देते हो, फालतू मोटिवेट करते हो। कंपार्टमेंट आ गया तो कहीं कोई बात नहीं बेटा। हमारे दोस्त हैं अतुल पांडे, वो बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे। तो वो हमारे पिताजी से गए, बोले, अभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर है लखनऊ में। तो हमारे पिताजी से जाके बोले कि चाचा वो अवध का कंपार्टमेंट आया, उससे कह दिए पढ़ ले। वो कहे देखो भाई तुम लोग कम बुद्धि के इंसान हो, एवरेज माइंड, मेरा बेटा सुपर माइंड है, 1 घंटे पढ़ता है, टॉप करता है। अतुल पांडे लौट कर आए, कहीं माँ कसम बता रहे अवध ओझा, आज के बाद जो तुम्हारे बाप से मिले, अरे यार मैं भलाई के लिए गया था, वो आदमी मुझे ही डिमोरलाइज कर दिया। तो ये कंडीशन थी। पता नहीं, अच्छा रिस्क ले रहे थे जिंदगी में शायद, और वो रिस्क सही बैठ गया। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों से, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी आ गई है, समाज खुल गया है, बच्चे सब कुछ जानने लगे हैं। तो हम जितना ज़्यादा बच्चों से मिल के रहेंगे अब उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, ये तो आपने बता दिया कि उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी, कितना मोटिवेशन दिया। मैं बेसिकली जानना चाह रहा था बचपन की शरारतें, कभी पकड़े गए, कभी मार पड़ी, कोई अगर एक आध आपको किस्सा वाक्य याद आता हो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे सफ़र में। तो हमारी टीचर थी मिस क्रिश्चियन पिंटो, क्लास 5th या 6th की बात है। तो हमें क्रिकेट खेलने जाना था। तो हमने मैडम से कहा कि मैडम वो हमारी मौसी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। कहेंगे अच्छा, ओ यू जस्ट गो। हम चले गए। उस टाइम क्या होता था कि हमें ट्यूशन के बाद एक लड़का लेने के लिए आता था, आया और हमें याद नहीं, झूठ की रेकी नहीं की, प्लान नहीं किया। और लड़का आया, कहे मैडम भैया कहाँ है? तो बोले वो तो चला गया, उसकी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो बोले मौसी, मैडम तो मेरी माँ को बोला वो तो मैडम तो कचहरी में ही है, और मौसी तो है नहीं उसकी। अच्छा, तो बोले ठीक है। तो बोले भैया जरा आप हमको पता करके बताइएगा। तो फिर दूसरे दिन हम आए, तो मैडम ने पूछा और अवध? मैंने कहा जी मैडम। भाई तुम्हारी मौसी कैसी है? मैंने कहा मैडम अब एकदम स्टेबल है मैडम। इतना मार मारा उस लेडी ने मुझको। कहा कि मैं इसलिए मार रही हूं कि तुम अच्छा झूठ तो बोलो, बढ़िया बोलो, तुम्हारी मौसी ही नहीं है। अरे मैंने कहा चाचा वाचा की लड़की। बोले फिर चाचा की लड़की। तो ऐसे घटनाएं होती रहती थी। जैसे एक बार हम लोग पनिशमेंट खाए हुए थे क्लास में कि कोई इंटरवल में नहीं जाएगा। अच्छा, 4th पीरियड था, उसमें सजा मिली कि कोई इंटरवल में नहीं जाएगा। आप इंटरवल में 5-6 लोग बाहर नहीं जाओगे। अब इंटरवल तो मौज वाला टाइम होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब 4th पीरियड में क्लास में ही बैठे रहे, पीटी पीरियड था वो, 4th पीरियड, ठीक है। तो भाई हम अंदर ही बैठे रहे क्लास में कि भाई पीटी पीरियड में भी अंदर बैठे हैं और इंटरवल में भी बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया कि कुछ लड़कियों की टिफिन खा लिए। अब लड़कियां ही टिफिन लेके आती थी, उसमें जो है साहब, अब वो लड़कियां आई, बोली, उन्होंने पूछा, उन्होंने किसने खाया टिफिन? हमने कहा भैया मैंने तो नहीं खाया। प्रिंसिपल से जाकर उन्होंने कहा, वो कहना नहीं चाहती, कहती थी बता दो, हम नहीं कहेंगे। हमने कहा खाए ही नहीं यार, तो जाओ बता दो। बता दिया। प्रिंसिपल आया, हमसे पूछा ओझा जी मुझे पता है तुमने खाया होगा। एक्चुअली मेरे स्कूल में कोई कांड होता था 11th के बाद, तो मेरा पहला नाम आता था कि हो ना हो अवध ओझा ने ही किया होगा। मतलब मैं एक लिस्टेड क्रिमिनल था अपने स्कूल में। कि जब मैं गया था अपना वो मांगने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो मेरा करीब 500 के आसपास अपॉलॉजी लेटर था। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि विच कैरेक्टर? मैंने कहा यार ये भी सही है। कहा ये अपॉलॉजी लेटर ले आके जमा कर दो जहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो मेरी माँ एडवोकेट है, तो उन्होंने मुझे वो एफिडेविट बनवा के दिया। तो वहाँ भी कांड हो गया। वो तो फादर आया और एक हमारे मित्र हैं, उनको उसने एक चाटा, एक मारा, उसने तुरंत बताना शुरू कर दिया कि सर वी हैव ईटन सर, अवध हैज ऑल्सो ईटन सर। और फिर मुझे लगता है कि इतना मारा उस आदमी ने कि
क्लास में लड़कियां रोने लगी थी, लेकिन इतना मारने के बावजूद भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने खाया था। और मार मैंने कहा ना, जैसे कि इतनी पड़ी कि लड़कियां क्लास में रोने लगी कि हमें नहीं कहना था शिकायत। तो बचपन, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर बचपन और जवानी में कहानियां ना हो तो जीवन बेकार बेकार है। फिर जीवन का कोई मतलब अच्छा, बचपन, आप जो आपने बोला कि जवानी में कहानियां नहीं होनी चाहिए, अवध ओझा को कभी प्रेम हुआ था? हाँ, प्रेम तो इंसान की एक नैसर्गिक वो है, फितरत है, हाँ। वो तो होगा ही होगा। पर फाइनली जिस लेडी से मतलब मेरा विवाह हुआ, मुझे लगता है कि उससे श्रेष्ठतम महिला मुझे जीवन में कभी मिल नहीं सकती थी। और समझना जिसको कहते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना, एक पिता ने मेरे जीवन में एक दिशा दी, ऐसे आज जो जीवन का संघर्ष है, जीवन में जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो जितना ईमानदार होकर आप दोनों लोग शुरुआत में साथ में रहेंगे, उतनी बाद में आपकी अच्छी लाइफ होगी। साथ शुरुआत में जैसे हम क्या करते हैं कि शादी होने से पहले हम एक ऑरा बनाते हैं अच्छा होने का, वो बहुत नुकसान करता है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के साथ में पीते हैं। आपको जीवन के अंतिम तक जैसे रहना है वैसे ही आप शुरुआत करिए। मतलब हम इलाहाबाद में रहते थे, तैयारी कर रहे थे, तो हमारी श्रीमती जी हैं, वो बेचारी आती थी, मतलब उनको पता था ये आदमी चावल उबाल के खा रहा है, अभी कुछ है नहीं, सारा स्ट्रगल का फेस चल रहा है। लेकिन मैंने उस लेडी को कभी कोई कहानी नहीं सुनाई, अपना पूरा घर बता दिया कि देखो मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है। उस कहते ना कि बेईमानी में भी एक ईमानदारी काम करती है। तो आज जो जीवन का मेरा उत्तरार्ध का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को श्रीमती मंजरी ओझा ने 70% अपने ऊपर ले रखा है। अरे वाह। तो मैम का नाम है मंजरी ओझा। आपने लव मैरिज की है? लव मैरिज की है। ये कहाँ, कैसे शुरुआत हुई, कुछ बताइए थोड़ा सा। हमारा एक दो स्टूडेंट है, नीरज तिवारी, और अभी उसकी पोहे की दुकान है हजरतगंज में। बहुत शानदार दुकान है नीरज तिवारी की हजरतगंज में, बड़ी शानदार। और मतलब सुबह मैं जाता हूँ तो कम से कम 200 लोग तो खड़े ही रहते हैं पोहा खाने के लिए। पोहा खाने के लिए। मतलब जो कैथेड्रल चर्च है उसी के पास उसकी दुकान है, और बहुत शानदार। उस आदमी ने भी मेरे जीवन को एक दिशा दी, मतलब मुझे चढ़ाया उस आदमी ने जम के, सर आप जैसा टीचर। अब मैंने कहा यार सर, मैं बता रहा हूँ सर, आप बहुत बड़े टीचर हो। और बहुत बड़ा टीचर कह के उसने मुझे टीचर बना ही दिया। पता नहीं मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, एक अलग बात है। तो जब मैं पहली क्लास लेने गया शगुन IAS एकेडमी में इलाहाबाद में, तो वो वहाँ स्टूडेंट था, और वो 2 महीने बाद एट रैंडम चला आया था कि देखें कौन पढ़ा रहा है। छोड़ दी थी उसने क्लास, बैठा तो उसको मज़ा आया तो क्लास के बाद आया, गुरुजी प्रणाम। ऐसे धीरे धीरे मिलते रहे। तो उस दिन कहा, ठंडक का समय चल रहा था, कहा ऐसा है सर, मटर की कचौड़ी खाएंगे? हमने कहा खाएंगे भैया, स्ट्रगल के टाइम में कोई कुछ भी खिलाए वो अमृत ही है। तो कीटगंज में रहता था, तो हमारी श्रीमती जी के मकान में वो किराएदार था। अच्छा। हालांकि उनका रिलेटिव भी था, पर वो किराएदार भी था। तो गए, तो वहीं से फिर मुलाकात शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। वो आई, उस वक्त जो है LIC का कुछ काम करती थी, तो हमसे बोली एक पॉलिसी ले लीजिए। अरे मैंने कहा मैं खुद ही दुनिया में जो है पॉलिसी बेचने वाली, स्कीम बेचने का काम कर रहा हूँ। तो वहीं से बातें शुरू हुई, और फिर एक। आप बताना चाहेंगे कोई एक, अच्छा क्या मतलब, कैसे आगे बढ़ा ये रिश्ता, और उस रिश्ते में आपका क्या पागलपन था? होती ना एक मैडनेस होती है उस समय, कुछ एक किस्सा, कैसे मिलने जाते थे, कुछ बताइए। बड़े नहीं, हम तो नहीं मिलने तो ऐसे ही आमतौर पे जैसे लोग मिलते हैं। एक्चुअली हमारे साथ तो यहाँ इलाहाबाद में कोई था नहीं घर वाला, तो हमें तो घर की चिंता थी नहीं, घर की चिंता उन्हीं को रहती थी। अच्छा। तो शाम को हमारे एक मोहम्मद हुसैन भाई डायरेक्टर थे, उन्हीं की बाइक थी कैलिबर, तो उस पर वो अपना दुपट्टा उपट्टा बांध लेती थी, हम ले आके घर छोड़ आते थे उनको। हाँ, शादी में बवाल हुआ। पहली बार मैं उनके पिताजी से मिलने गया, तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा करे। तो कंपनी गार्डन एक जगह पड़ती है इलाहाबाद में, तो शाम को वहाँ मिलने गया, तो वही नीरज तिवारी साथ में थे। तो मैंने एक बैग, जो हैंड बैग होता है, उसमें ईंटें भरे बड़े बड़े। हमने कहा देखो तिवारी, अगर अगली तरफ से कोई भी हिंसा होगा तुम लेके तुरंत रेडी हो जाना, वो बैग हमको पकड़ा देना। हालांकि हमारे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी हैं, श्री भानु प्रताप मिश्रा जी, वो आए, हमसे बात की, हमसे कहा कि देखो भैया ऐसा है कि बिटिया है हमारी, तो हमारा तो समाज में जवाबदेही बनती है, तो हमें अब उसकी शादी करनी, तो आप अगर करनी है अगर, तो आप अपने घर वालों से बात कर लो। तो मेरा कोई काम इस दुनिया में बिना लड़ाई संघर्ष के हुआ ही नहीं। मतलब हम कहीं भी गए तो संघर्ष का सामना करना ही पड़ा, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी रहा हो जीवन में। ठीक है, ओके।
आप जब क्लासेस ले रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं। एक तो आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं, और एग्जाम्पल्स आपकी फिल्मों से होते हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर की बात हो, या 3 इडियट्स की बात हो, या दीवार की बात हो, या बाजीगर की बात हो। मैं अवध ओझा सर से ये जानना चाहूँगा, जब आप फिल्में देखने जाया करते थे उस दौर में, जब आप यंग हुआ करते थे, कौन सी फिल्में, कौन से अभिनेता, कौन से डायलॉग आपको बड़ा इंस्पायर करते हैं, या आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं, अच्छे लगते हैं कि यार वो क्या फिल्म थी, क्या डायलॉग थे? कुछ बताइए सर। शोले, ओहो। सदाबहार। हाँ हाँ। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। मतलब वो फिल्म का अल्टीमेट डायलॉग है। जब वो शुरुआत में पुलिस वाला आता है ठाकुर साहब से मिलने के लिए, तो कहता है ठाकुर साहब ये दोनों तो किसी काम के नहीं, खोटे सिक्के हैं। तो संजू कुमार कहता है कि सिक्के और इंसान में शायद यही फ़र्क है। वो बदमाश है लेकिन बहादुर है, खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, और बुरे हैं मगर इंसान है। और उस कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए मैं कहता हूँ सारे टीचरों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं ना, उसके लिए एक लाइव एग्जाम्पल भी दीजिए आप। तो वो जब वो बात कहता है कि वो बदमाश है लेकिन बहादुर है, खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान है, तब वो एक कहानी सुनाता है। बात उन दिनों की है जब मैं डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में इन दोनों को गिरफ्तार किया था। कोई और साधन ना हो सका, इसलिए हमें इन्हें एक मालगाड़ी में लेके आना पड़ा। तो वहाँ वो दिखाता है कि कैसे वो उससे बात करते हैं, तुम दोनों ये धंधे कितने दिनों से कर रहे हो? कहता है यही समझिए होश संभालते अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्यों करते हो ये सब? जिसलिए आप पुलिस की नौकरी करते हो, पैसा नहीं, उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफ़ी है। शायद खतरों से खेलने का शौक है मुझे। हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं, फर्क है। मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूं और तुम कानून तोड़ने के लिए। और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती है। तो ये चीज मुझे कनेक्ट होती थी। उसी वक्त डाकू हमला करते हैं और वो आदमी को, संजू कुमार को गोली लगती है। तो वो कहते नहीं कि भाग तो सकते हैं। कहता है इस साले को छोड़ देंगे मर जाएगा, और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है? तू बोल, निकाल वही हेड, चलते हैं टेल। नो, एक अपराधी के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। मतलब कितनी हिम्मत की काम। वो बदमाश है लेकिन बहादुर है। मतलब वो जो ड्राइवर है ट्रेन का, उसकी हिम्मत नहीं बचती कि कोयला डाल दे इंजन में। आप वो सीन देखो, क्या कोरोबरेट हो रही। वो बदमाश है लेकिन बहादुर है, खतरनाक है इसलिए कि लड़ना जानते हैं, लड़ रहे हैं डाकुओं से, बुरे हैं मगर इंसान है। उन्हें पता है कि इसको अगर हम ले गए हॉस्पिटल तो हम जेल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ले आते हैं। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग द थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स। आज जो आप ये डायलॉग बता रहे हैं, आज से पहले कितने आदमी थे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, इसके अलावा आज इस पे गौर करना चाहिए। इन डायलॉग्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होते, अगर आप उनको समझना चाहें तो जीवन में आपके बहुत काम आ सकते हैं। मूवी होती, लिटरेचर, मूवी, इनका काम क्या है? आदमी को शिक्षा देना। राइट, बिल्कुल। लेकिन उसमें से लोग पकड़ते क्या हैं? एक्चुअली 2 तरह के दिमाग होते हैं। ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक दिमाग होता है वो मूर्छित दिमाग होता है। मूर्छित, उसको आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, मतलब साक्षात सरस्वती माँ उसको पढ़ाने आ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक जिंदा दिमाग होता है। वो जो जिंदा दिमाग है उसे हर जगह चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जिंदा दिमाग मतलब जिसके पास इंसाइट है, दिखना। जैसे एक लड़का है मिडिल क्लास का, वो देख रहा है रिक्शे वाले को कि यार इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कह रहा, यार इसको कोई थैंक यू नहीं बोल रहा यार, तो समझ जाता है कि नहीं यार फालतू में कुछ करने की जरूरत नहीं है, शक्ति पैदा करो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। और एक लड़का है जिसको सारे साधन मिल रहे हैं, माँ बाप परेशान है, 2 नौकर रख दिया, ड्राइवर, गाड़ी, मकान, 3 BHK का फ्लैट, वो पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? इनसाइट की कमी है। ये जितने लोग नशा कर रहे हैं ये कौन है? ये मूर्छित दिमाग के लोग हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम जीवन में परेशान हैं। कौन रामचंद्र से ज्यादा परेशान हो? भाई जिस आदमी को गद्दी मिलने वाली थी वो आदमी जंगल चला गया, आप उस आदमी से ज्यादा परेशान हैं?
अपनी नवविवाहिता के साथ वो 14 साल जंगल में रह रहा है, तो वो तो वहां बैठ के गांजा नहीं पिए कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठ के चिलम बनाते और गांजा हनुमान रामचंद्र जी बैठे रहते कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारी अम्मा जो है हाँ यहाँ पाप को समझा दी और हमारा राज्य छीन लिएगा, ये हमारी मेहरिया बेचारी हमारे साथ परेशान हो रही है। वो तो नहीं कहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा वो फेस चल रहा है जब मुझे अपने दिमाग को मूर्छा से बाहर निकालना है। अगर हम जीवन में देखें भाई, जिस लड़के को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर, वो आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया। आप ही के जीवन में टेंशन है, जीवन मतलब संघर्ष। भाई राहुल गांधी जी हैं, मैं आजकल बड़ा उनके फेवर में बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं उनसे टिकट मांग रहा हूं। मैं आज तक उनसे मिला नहीं, असलियत ही है, मैं उनसे आज तक मिला नहीं। लेकिन मैं वो देखता रहा ना, मैं उनको जब से देख रहा हूं, कितना मजाक बना राहुल गांधी का, कितनी बार तो मैंने उड़ाया। लेकिन वो आदमी ना तो देश छोड़ के गया, ना वो आदमी ने राजनीति छोड़ी। उस आदमी को शायद किसी ने बताया कि बाबूजी आपका भी श्री रामचंद्र जी का दौर चल रहा है, आपको अपने दिमाग को मूर्छा से बाहर निकालकर जगाना पड़ेगा। उस आदमी ने काम किया, सबसे बड़ा काम वो जो भारत पद यात्रा की उन्होंने क्या किया है, और करते रहिए राहुल जी। राजा यानी मन और शक्ति से शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। और जब युद्ध करने का शौक नहीं तो आपको आईएएस का एग्जाम देना चाहिए था। ये जो आप काम कर रहे हैं ना कि हर दिन एक नया युद्ध छेड़ देते हैं, बस यही राजापन की क्वालिटी है। और कितना परिवर्तन किया उन्होंने, अयोध्या जीत के आए सब। ताली बजानी चाहिए राहुल जी के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा खुशी हुआ कि एक व्यक्ति ने, इसलिए नहीं कि भाई ठीक है हमारी तो उनकी पार्टी से भी बात चल रही थी, अमेठी से मैं टिकट मांग रहा था, नहीं दिए तो क्या फर्क पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इलाहाबाद की सीट जीती, सीट्स में इंप्रूवमेंट हुई, अपना एक वजूद साबित किया कि देखो, तो जिस मेहनत ने आपको 99 पे पहुंचाया, हमारे यहाँ आईएएस की परीक्षा में 99 पे आदमी का प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 2024 में प्री निकल गया। और अगर वो ऐसी मेहनत करते रहेंगे, मेंस भी निकल जाएगा, मेंस निकलेगा। 29 या 34 में प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन सी उनकी उम्र हो गई 80-90 साल, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका। लेकिन वो अपनी आलोचनाओं से ना भागें, बिल्कुल ना भागें। 4-5 ऐसे लोग रखें अपने साथ में जिनका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ उनके लिए हो। इसी पे मैं अब क्योंकि हम इधर आ गए तो इसी पे सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 2024 का इलेक्शन हमने देखा, कांग्रेस ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया और आपने वो वजह भी बताई। हरियाणा हम हार गए, तो हरियाणा जब कांग्रेस हारी तो आपको जो आपने बोला कि 5 लोग ऐसे रखने चाहिए, मैं थोड़ा सा इसी में और ऐड कर दूं कि वो 5 लोग कैसे होने चाहिए जो आप बता रहे हैं, और क्या और बेहतर करना चाहिए कांग्रेस को या राहुल गांधी को ताकि वो और बेहतर कर सकें। चाणक्य नीति तो उन्हें पढ़नी ही चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी आदमी इन सब फील्ड में रहता है उसे चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। तो उसमें बड़ी सारी नीतियाँ लिखी हुई। उसमें पहली नीति ये है, बड़ी प्यारी नीति है राजाओं के लिए, कि राजाओं को ऐसे लोगों से मंत्रणा करनी चाहिए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जागृत अवस्था के जो व्यक्ति हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रोमिला थापर लिखती हैं अपनी किताब में कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, वहीं से मैंने वो एग्जाम्पल उठाया कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो साल में एक बार अरण्यकवासी उनसे मिलने के लिए आते। अरण्यक मतलब जंगल, तो जंगल में कौन रहता है, सन्यासी रहते हैं। तो अब सन्यासी जागृत है, अब बुद्ध से क्या मतलब हिंदू और मुसलमान से। तो जो जागृत व्यक्ति है वो निष्पक्ष होगा, जो जागृत व्यक्ति है वो निस्वार्थी होगा। और निष्पक्ष और निस्वार्थी व्यक्ति अगर किसी का सलाहकार हो जाए, उसको राइज करने से कौन रोक सकता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य बने, वो चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अब सलाह देने वाला तो भैया ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी कोई बात उसे बुरी लगेगी वो टोक देगा, आप और बुरा मान जाओगे। आप बोलोगे नहीं तुम छोड़ो, आप कहोगे कि आप इसको बाहर निकालो, धक्के मार के बाहर निकालो। तो धक्के मार के, वो ज्ञान परम है इस देश में राहुल जी, ज्ञान। इस देश में सबसे शक्तिशाली चीज है ज्ञान, वो हमने आदिकाल से माना है।
धन को हमने सेकेंडरी स्थान पर रखा है। चूंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे लोग भटक गए हैं, पर ऐसा नहीं है। जो सर्वोच्चतम शक्ति हमारे देश में है वो है ज्ञान। ठीक है, अब इसी पर रहते हैं थोड़ी देर। मुझे सर ये बताइए कि और एक बार मैं टोकूंगा, प्लीज। राजनीति में कोई हार नहीं होती। हाँ, हरियाणा कोई नहीं हारे, सब सही चल रहा है। ये तो आम भाषा में बातचीत करनी होती है ना। हारने का मतलब कि कांग्रेस को एक सीट नहीं आती वहां पे। अच्छा मुकाबला किया कांग्रेस ने, 37 सीट उनके पास है, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये बताइए सर कि क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास को बहुत बेहतर समझते हैं, तो आपसे 2-3 सवाल मेरे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो ही जाए। महात्मा गांधी से कांग्रेस को लेके यहाँ तक, और महात्मा गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस को डील किया, किस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने बेहतर किया, और अब जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में और महात्मा गांधी की कांग्रेस में महात्मा गांधी के विचारों को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस को पैदा किया दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने। ठीक है। 1885। ओके। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने पैदा किया। इन लोगों ने पैदा किया और कांग्रेस को एक अस्तित्व दिया, क्योंकि 1885 में किसको पता था राष्ट्र क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि वी विल नॉट बी नोन इन हिस्ट्री फॉर आवर अचीवमेंट्स, वी विल बी नोन इन हिस्ट्री फॉर टीचिंग द पीपल व्हाट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बोले हमें कुछ मिलेगा नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन इतिहास हमें इसलिए याद रखेगा कि हमने जनता को सिखाया, हम खुद भी सीखे और हमने जनता को सिखाया, क्योंकि ये नई चीज है भारत के लिए। 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, एक नया दौर शुरू हुआ कांग्रेस में, और तिलक साहब की एंट्री होती है, और वहां से मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। और तिलक साहब ने बड़ा प्यारा काम किया, लाल बाल पाल तीनों आदमियों ने काम किया। उनको पता था कि जनता तो इलिटरेट है, तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह इनको मुद्दे पे तो बुला नहीं सकते, तो करें क्या? तो बोले यार ऐसा करो, कल्चरल प्रोग्राम कराओ। जनता बंगाल विभाजन नहीं समझेगी, गणेश महोत्सव तो समझेगी। मास को ही तो बुलाना है, इवेंट के जरिए बुलाओ, इवेंट के जरिए बुलाओ, शिवाजी फेस्टिवल करो, राइट। और वहां से मास पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी एक कमी रह गई थी, जो भारत का आम जनता, किसान, मजदूर, ये नहीं जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी का सबसे पहला काम यह है कि भारत के किसानों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ा। सवाल उठा कैसे? इतना बड़ा काम उस आदमी ने किया। मैंने बड़े कांग्रेस के लीडरों से पूछा, मैंने कहा कभी कभी महात्मा गांधी को पढ़ लो यार, नाम तो मैं नहीं ले सकता, मैंने कहा पढ़ लो, तुमको बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे, अपने नेताजी को बताना। अरे नहीं, जातीय समीकरण का खेल चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, कब तक चलेगा जातीय समीकरण और खाना देकर कब तक वोट ले लोगे? चूहा पकड़ा ही ऐसे जाता है, उसको रोटी देके ही फंसाया जाता है। तो ये सब खेल बहुत देर तक नहीं चलने वाला है, कुछ समय चलेगा कि आप खाना देके बुला लो, जाति कर लो, धीरे धीरे जनता जब बहुत ऊब जाएगी, एक समय आएगा। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत क्रांतिकारी काम किया, बहुत। वो उस आदमी के पास साइकोलॉजी बड़ी प्यारी थी, और विजन तो ओहो। हम किसी आदमी को अपने से कब जोड़ सकते हैं? जब उसका इंटरेस्ट हम अपने आप से जोड़ ले। राइट। भाई आप बच्चे से कहते हो ना कि तुमको बाइक दिलाएंगे अगर 10th में टॉप कर जाओगे। इंटरेस्ट। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े महान है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R=I समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। कुछ लोग कहते हैं भैया आप भी पंडित हैं, हम भी पंडित हैं, तो ला दे 5,000 रुपया। नहीं भैया पैसा तो नहीं है, तब काहे आया पंडिताई जोड़ने के लिए? ये सब कुछ नहीं होता। तो खैर, गांधी जी ने सबसे क्रांतिकारी काम किया, ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की 1924 में। भारत गरीबी के दौर से गुजर रहा था। ये मैं स्पेशली कह रहा हूं, जो आज के युवा नेता, उनके लिए कह रहा हूं कि आप सुनिए इस बात को, कि आपको जनता का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, उन्हें उस अंधकार से बाहर निकालना पड़ेगा। ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की। अब जैसे शहरों में कभी कभी क्या होता है, वो जो हमारे आदिवासी भाई आते हैं बाजार में शहद बेचने, बाल्टी भर लेके,
तो मजबूरी में उन्हें कभी कभी पूरी शहद की बाल्टी एक शाम को 100-200 रुपये में बेच देना पड़ता। हाँ, मैंने ये एग्जांपल देखे हैं, राइट। हाँ, लेकिन वही 100 ग्राम की डाबर की शहद हाँ, 150 रुपये की मिलती है। सही बात। शोरूम इफेक्ट। तो गांधी जी ने इस देश के मजदूर और किसानों से कहा कि देखो भैया, जो डे टू डे नेसेसिटी का सामान है, जैसे कपड़ा है, तेल है, साबुन है, ये तुम बनाओ और हमको दो। आप देखो हर शहर में खादी आश्रम था, हम उसे शोरूम से बेचेंगे और तुम पैसा हमको ले जाओ। गांधी अटैचेस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल विद कांग्रेस एंड गांधी। बस सारे लोग जुड़ गए गांधी से। कितना बड़ा खेल है। यहाँ आजकल के लड़के गांधी जी गाली देते, कहते साहब 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम बे 17 में नहीं चल पाए, वो 17 में चलते थे। कितना पोटेंशियल वाली बात है। पहली बात, अगर ताकत पे देखा जाए तो कम से कम पढ़ो तो क्यों चल रहे थे। कितना बड़ा काम किया। 1920 में वाइसरॉय कह रहा है कि देयर विल बी नो मास मूवमेंट इन इंडिया। बोले क्यों? बोले 90% इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, देयर इज नो नेशन कॉल्ड इंडिया, भारत राष्ट्र है ही नहीं। और उस परिस्थिति में वो आदमी असहयोग आंदोलन करता है और हजारों लोग सड़क पे उतरते हैं। लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में मुद्दा क्या होगा? अकाली मुद्दा होगा। यूपी में क्या होगा? एका मूवमेंट होगा। और उससे भी बड़ी घटना, 1922 में गांधी जी जेल चले गए, चौरी चौरा वाले कांड में। देखो विजनरी होना कितनी बड़ी बात होती है। तो 1922 में जब गांधी जी जेल चले गए तो कांग्रेस में आपस में झगड़ा हो गया, स्वराजिस्ट और गांधीइट्स। सीआर दास की गैंग ने कहा कि हम तो भैया इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेचर में जाएंगे। और गांधी जी की गैंग ने कहा, सरदार पटेल वाली गैंग ने, कि भैया हम तो रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रिएटिव प्रोग्राम करेंगे, चरखा चलाएंगे, नेशनल स्कूल खोलेंगे। यह हुआ कि कांग्रेस का फिर स्प्लिट होने जा रहा है, कांग्रेस टूटने जा रही है। तो 1922 में जेल में जब गांधी जी हैं, उनको 1928 में छूटना था, 6 साल की सजा हुई थी। तो गांधी जी ने जेल में कहना शुरू किया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसे कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो जेल में क्या कर रहे हो यार? अगर तुम्हारी यही मंशा है कि तुम कांग्रेस ही तोड़ने के चक्कर में हो, बाहर निकलो। तो जिस आदमी को 1928 में छूटना था, उसको अंग्रेजों ने 1924 में छोड़ दिया। कहा गांधी जी बीमार है। और एक प्रेसिडेंट बने, एक सेशन, बेलगांव सेशन 1924, और वहां उन्होंने कहा 24 में बेलगांव सेशन में कि स्वराजिस्ट आर द ट्रू नेशनलिस्ट। बोले स्वराजी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों ने कहा कि जेल में तो तुम कुछ और कह रहे थे। बोले शाम को कहा होगा, सूरज अस्त, बाबा मस्त। ये होती पर्सनालिटी। फिर कांग्रेस, देश आजाद हुआ, फिर नेहरू जी, उनको लेकर भी सिर्फ वाहियात पने की बातें कि वो साहब एडमिना जी से उनका अफेयर था, तुम्हारा मेड से नहीं हो पाया, जिंदगी में परेशान रहे तुम, तुम्हारी शक्ल ऐसी है। और किसी की पर्सनल जिंदगी पे क्यों जाना? जो भी हम सब, कौन है जो अफेयर नहीं चाहता है बुद्ध को छोड़ के? क्योंकि बुद्ध चेतना पे पहुंच गए, नहीं चाहिए। हमें जब भी पता चल जाता है किसी का अफेयर, किसी का संबंध, कैसे हम समाज में ढोल पीटते हैं जैसे हम नहीं चाहिए। तुम्हारा तो फीमेल जानवर से संबंध नहीं हो पाया, तुम जो है यार उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। इस जीवन में और चाहिए क्या आदमी को? जो भी इंद्रियों पे जी रहा है वो अच्छा खाना, अच्छी स्त्री, अच्छा पुरुष, अच्छा कपड़ा, अच्छे घड़ी, कौन नहीं चाह रहा है यार? फर्जी का ढोल बजाते घूम रहे हो, उससे मैं मतलब ही नहीं, किसी से भी रहो। हमें मतलब इस बात से है कि जब मुगलों ने भारत छोड़ा, जब मुगलों के हाथ से भारत निकला, तो भारत में गरीबी नहीं थी। नहीं तो अंग्रेज लूटते क्या? हाँ, ऑब्वियसली। अगर मुगलों के लूटने के बाद भारत गरीब रहा होता तो क्यों राज करते? अंग्रेज पागल थे? भर भर के ले गए वो। 50 लाख रुपया रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था मीर जाफर को गद्दी पे बैठाने के लिए। जहाजों में भर के पैसा ले गए अंग्रेज। कह रहे मुगलों ने देश को लूट लिया। तेरे पापा रॉ में थे क्या बे? लिख रहे थे बैठ के उस वक्त। लूटना उठना अलग बात है। हम कहां डाका डालते? जहां समृद्धि है। कितनी समृद्धि रही होगी, हाँ। कितनी समृद्धि रही होगी इस देश में कि अंग्रेज इस पे कब्जा करने के लिए लड़ाई थे, कब्जा किया उन्होंने। और जब अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, अरे बाप, तब गरीबी थी। अरे गरीबी, उस वक्त की बॉलीवुड की मूवी देखिए आप। हाँ, मदर इंडिया से शुरुआत करी। हाँ, उससे पहले बहुत सारे 2 बीघा जमीन और न जाने क्या क्या। इसी तर्ज पे मूवीज आती थी जहाँ पे
किसान जमींदार, परेशान है, जमींदार बिल्कुल है, अब जमीन बिल्कुल ले ली जी। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि जेल नेहरू को जो देश मिला वो मतलब अजीब सा देश है। अरे नेहरू जी चाह लेते तो कश्मीर ले लेते। हाँ, तुम्हारे चाचा जाके लड़ते ना। 1947 में जिस देश के पास खाने को नहीं है वो दो दो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? एक तरफ चाइना बैठा, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। खाने को है नहीं, गोली कहां से मंगाओगे? कौन लड़ेगा? तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा डिसीजन लिया कि कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेके चले गए। पाकिस्तान को पैसा मिल रहा था मार्शल प्लान के अंतर्गत, हमें कोई खाने को पैसा देने वाला नहीं था। और उस परिस्थिति से, जहां पे सुअरों खिलाने वाला गेहूं भारत आता, उस परिस्थिति से जेएल नेहरू इस देश को निकालकर बाहर लाते हैं कि बॉलीवुड गाना बनाने में मजबूर होता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्री आधारित है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी थी उस वक्त। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, फाइनेंशियल असिस्टेंस ब्रिटेन, फॉरेन रिजर्व रशिया। मतलब नेहरू को पढ़ने के बाद हमारी आदत पड़ी, हम लोग टीचर हैं तो क्लास में नेहरू नेहरू कहते रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ने के बाद एक अजीब सा सम्मान पैदा होता है उनके लिए, बहुत प्यारा सा, कि यार नहीं यार, नहीं पॉसिबल है यार। देखो पाकिस्तान टूट तो गया, सही बात। एक योग नेतृत्व रहा होता तो अब योग नेतृत्व कहां था? चीन के पास था, साउथ कोरिया के पास था। एक विजन, आप पढ़ो नेहरू के टाइम का इंडस्ट्रियल सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। नेहरू एरा पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं भैया, ये तो कोई दैवीय आदमी है। ऐसे कैसे कोई आदमी 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नेता बन के जाएगा? जिस के पास खाने को ना हो, सही बात, उसको कोई प्रधान बनाएगा गांव का? और वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नेता, जेएल नेहरू। कहा? बेलग्रेड 1961। चाइना को लगा भारत का कद बहुत बढ़ रहा है, इस कद को गिराना चाहिए। तब वो बदतमीजी की उसने 62 वाली। और भारत के बजट का 95% पैसा डेवलपमेंट में जा रहा था। तो पश्चिमी देश परेशान थे कि ये कंट्री हमसे हथियार क्यों नहीं खरीद रही है। तो इन लोगों ने चाइना को भड़काया कि भाई हमला करो, फिर हम भारत को हथियार बेचेंगे। यहां तो दिन भर बैठ के देख रहे हैं कामसूत्रा, और फिर ट्विटर पे बैठ के गाली देनी है हर आदमी को कि बाबा अनिरुद्धाचार्य को सलमान के शो पे नहीं जाने थे। ठेकेदार हो तुम। हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है, चाहे जहां जाए। नहीं, बाबा ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, अबे मन बदल गया, गए। तुम काहे परेशान हो? तुमको तो पाकिस्तान वाले ना बुलाए, ISI हैदर ना बुलाए, सीमा का हस्बैंड। बाबा की कद है तभी तो बुला रहे हैं। फर्जी राय देनी है, गाली देना है लोगों को, पढ़ना है नहीं, पढ़ लो बाबूजी। फिर वो देश आता है एक और महान शख्सियत के हाथ में, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान। तो मतलब कांग्रेस का जो इतिहास रहा वो इतना प्यारा रहा। फिर बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस ने कुछ चीजें ऐसी अडॉप्ट कर ली, ऐसा मुझे लगता है। जैसे नेहरू जी सबकी सुनते थे। नेहरू जी के सबसे बड़े क्रिटिक थे सरदार पटेल। उन्होंने कभी सरदार पटेल को अपने से अलग नहीं किया। क्रिटिक ही तो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। सही बात है। जिस दिन राजा चापलूसों से घिर जाएगा, उसी दिन से राजा का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। राजनीति में जो आपका क्रिटिक है ना, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का, ऐसा नहीं है, और बड़ा काम किया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू की आपने बात की। जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक बीच के जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें भी आपको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री भारत का कौन लगता है, और उसका रीजन बता दीजिए। नहीं, मेरी चॉइस तो पहली जवाहरलाल नेहरू जी है। अच्छा, ठीक है, रीजन आपने बता दिया। रीजन मैंने आप बता दिया कि पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी। मतलब हम अगर उस आदमी, मैंने सोच रखा है कि थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ तो उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उस पर मैं शो करूँगा, पढ़ाऊंगा उसको पूरा। अच्छा,
एजुकेशन। एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, हाँ। रे अवध ओझा मेरा चैनल है। हाँ। आजकल उस पर मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसे में उनकी पूरी वो जो किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको मैं पढ़ाऊंगा कि लोगों को पता चले मतलब इतिहास का जो व्यवहारिक रूप है वो उन्होंने उसमें लिखा है। ओके। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ओके। कैसे कोई, अब जैसे यूएस है 1787 में स्लम एरिया, हाँ, राइट 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 राइट। यूएस 1787 में स्लम एरिया। तब उन्होंने बताया कि यार देखो, कोई भी कंट्री के लिए अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले उसे आर्थिक पावर बनना है। ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो वही सूत्र तो हमें आज लगाने हैं। भारत को भी तो विश्व गुरु बनने का सपना है। जब तक कोई राष्ट्र आर्थिक शक्ति नहीं बनेगा तब तक वो राजनीतिक शक्ति नहीं बनेगा। राइट नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। राइट। इसलिए किसी भी शक्ति को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी परिवार को अगर शक्ति बनना है पहले आर्थिक बनना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन, 20वीं सेंचुरी में यूएस और आज चाइना रेस में है। अच्छा, अब 2-3 लोगों के बारे में और बात कर लेते हैं इस समय, क्योंकि आपकी राजनीति में आपका बड़ा इंटरेस्ट है। आप खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, कुछ परिस्थितियां रहीं जिनकी वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन आप आगे राजनीति में अपना करियर देखते हैं। ऑफ कैमरा भी आप बोलते हैं, ये ऑन कैमरा भी बोलते हैं। तो राजनीति से जुड़ी हुई बातों पर थोड़ी चर्चा आपसे करना ज़रूरी है। अखिलेश यादव को लेकर आपका थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके के वो नेता हैं? एक 2 मिनट में मैं ये सब के बारे में जानना नहीं, चाहूँगा। अखिलेश जी एक बहुत अच्छे नेता हैं। दरअसल क्या है ना कि उनको विरासत ऐसी मिली है अपने पिताजी से। मैं तो उनको जननायक बोलता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी को। मेरा बड़ा व्यक्तिगत लगाव रहा उनसे, जी। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की उतनी अच्छी पकड़ और जनता के लिए काम करना वगैरह वगैरह, तो विरासत उन्हें बहुत अच्छी मिली है। अखिलेश जी खुद सीएम रहे प्रदेश के। उनके अंदर एक कमी है बस, जी। जो अक्सर ऐसे लोगों में हो जाती है, वो क्रोध बहुत जल्दी करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आते हैं। अच्छा। और राजा को क्रोध नहीं करना है, उसको सिर्फ मुस्कुराना है। सिर्फ इस बात पे नहीं मुस्कुराना है कि अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, इस बात पे भी मुस्कुराना है कि अरे चोर हैं अखिलेश यादव, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप तो राजा हैं। आपको क्या प्रजा फर्क बोलेगी। पड़ता है? अगर आपको बुराई सुनने से दुख होता है, छोड़ दीजिए राजनीति। तो उन्हें अपनी इस कमी को पूरा अलग करना। ठीक है। एक और शख्सियत है दलितों की, आई थिंक सबसे बड़ी नेता, मायावती जी। आपको टिकट भी उन्होंने ऑफर किया था, जैसा कि आप बताते हैं, मैंने सुना है। बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उसी प्रदेश से आता हूँ, यूपी से, और आप भी वहीं से हैं। मायावती का आपने भी एक दौर देखा होगा, मैंने भी देखा है उनको एज ए सीएम, लेकिन अब उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। उनके शायद एक भी सांसद नहीं है, और 1-2 सीटें उनको विधानसभा में मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि बसपा का लगभग खत्म हो जाना, इसके पीछे क्या कारण है? और क्योंकि मायावती ने आपको टिकट ऑफर किया था, तो क्या आप उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे? जैसे मुझे लगता है कि इस दौर में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ सरवाइव कर रही हैं सोशल मीडिया पर, हर दिन पॉडकास्ट हो रहे हैं, उनके लीडर्स मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो 600-700 रैली करते हैं चुनावों में, 100 इंटरव्यू कर देते हैं। उस दौर में मायावती आके एक ट्वीट करती हैं या एक स्टेटमेंट जारी कर देती हैं, उनका 1-to-1 कन्वर्सेशन रहता है लोगों के साथ। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में भी वो सबसे बड़ी देश की दलित नेता है। नहीं, दलित नेता ही नहीं है वो तो एक सर्वमान्य नेता थी। ठीक है। 2007 का इलेक्शन था, या शायद उसके पहले, 7 में तो शायद समाजवादी 3 का था, जब वो सीएम बनी। हाँ हाँ हाँ। तो सब ने वोट दिया जब वो पहली बार सीएम बनी। तो ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ दलितों ने वोट दिया था, हाँ, ऑब्वियसली सबने दिया। सबने दिया। और क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया उन्होंने, अरे। क्या प्रशासन किया। हाँ। मतलब वो शासन किया उस लेडी ने कि हर आदमी की जबान पे बस एक बात थी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ ये मैंने सुना है। हाँ हाँ। मतलब मेरा गांव ब्राह्मणों का गांव है, और मेरे गांव में लोग कहते थे कि भैया प्रधानमंत्री हो ना तो मायावती जैसा हो। ये बात गांव में होती थी, जबकि उससे पहले लोग गाली देते थे उनको, दलित बोलते थे, जाति सूचक शब्द बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने शासन किया और शासन करके दिखाया कि देखो मैं जनमानस का भला सोचती हूँ, किसी एक वर्ग का नहीं तो सबके मन में ये बात पैदा हुई। बाद में पता नहीं उनका क्या हुआ, कौन उनका सलाहकार बना, कैसा हुआ, क्योंकि वो एक बड़ी प्रबल दावेदार थी भारत के प्रधानमंत्री पद की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और आज की डेट में वो सीएम की दावेदार भी नहीं है उसी स्टेट में जिसमें उन्होंने राज किया है। ऐसा मुझे लगता है शायद कि वो थक गई हैं, टायर्ड हो गई हैं, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि एक तो उम्र की बात तो होती ही है, प्लस जब आपके जो सहयोगी होते हैं, आदमी की ताकत कहाँ से आती है? सहयोग उसके में से। सहयोगियों से। अगर आप थक गए हैं और आपका जो दोस्त साथ में आपके चल रहे हो, कह रहे अरे यार आओ तुमको कंधे पे बैठा ले, तो हिम्मत आई कि नहीं आई? एकदम आई। लेकिन आप ये मानते हैं कि दोस्त आपका बोल रहा है कि हम आपको कंधे पे बैठा लेते हैं, लेकिन आपको बैठना नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लोकसभा चुनाव का, जहाँ पर अखिलेश यादव बवाल कर देते हैं यूपी की राजनीति में। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, 6-7 सीटें उनकी आ जाती हैं, उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन है। उस समय में जब मायावती का वोट बैंक बहुत था, वो वोट बैंक भी उनका कम हो जाता है। क्या उनको खुल के, या तो आप एनडीए के साथ चली जाती, मुझे लगता है अगर वो एनडीए के साथ भी जाती हैं तो भी उनका अच्छा होता। अगर वो इंडिया के साथ आ जाती, जो इनका ब्लॉक बना था उसमें ऐसा बताया गया कि 16 सीटें और ऐसी थीं जिन पर हारने वाले कैंडिडेट से ज़्यादा वोट जो हैं वो मायावती के कैंडिडेट को मिले। तो क्या आपको लगता है कि सही टाइम पे सही निर्णय न ले पाना भी उनका डाउनफॉल है? बिल्कुल भाई, पिछली बार जब वो समाजवादी के साथ थी तो 10 सांसद थे ना 10 उनके। सांसद थे। आज के इस दौर में जहां सब एक दूसरे से मिलकर लड़ रहे हैं, अगर वो अकेले लड़ रही हैं, अच्छा अगर आपको किसी ने राय दी कि आप अकेले ही इतनी ताकतवर हैं, तो आपको कम से कम जांच तो करनी चाहिए कि किस आधार पे कह रहे हो। जब समीकरण के हिसाब से गठबंधन बन रहे हैं तो आपको गठबंधन के इस दौर में, और आप एक बार गठबंधन का फायदा ले भी चुकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका जो थिंक टैंक है वो शायद उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है, नहीं ऐसा दे मेरा रहा है, मानना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाएं, सवाल जवाब न लें, आपका जो कैडर है उसमें क्या मैसेजिंग जा रही है आज की डेट में? अगर आप सपा पहली बात तो बसपा के प्रवक्ता टीवी पे नहीं आते हैं। जब आपके प्रवक्ता टीवी पे नहीं आ रहे हैं, आप मैसेजिंग नहीं दे रही हैं, खैर मायावती पे ज़्यादा हो रहा, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो फायर था। उनका एक बहुत, मतलब ऐसा कैडर था कि वो बहन जी के अलावा किसी को वोट दे ही नहीं सकता। नहीं सकता। वो तो थे, उसके अलावा जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, एक अच्छा प्रशासक थी वो, लेकिन नहीं सरवाइव कर पाई। तो चलिए ठीक है। अब आप लालू जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। लालू जी तो करिश्माई आदमी है, करिश्माई संदर्भ में है। ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर लांछन न लगे हो। हाँ। वो तो अलग एक किस्सा होगा। सही बात है लेकिन जितने सामान्य परिवार से वो आते हैं, जी। मतलब वो भारत के राजनेताओं में एक ऐसे राजनेता हैं, मुझे लगता है कि अगर वो एक दौर में किसी जानवर को उठा लाते कि चल तुझको सीएम बना दे, तो भैंस को भी सीएम बना देते हैं। इतनी क्षमता। जी। मतलब आज भी बिहार का एक तबका है, वो हर विषम चीजों के बावजूद उनको बहुत मानता है। जी। और जन नेता के रूप में संसद में उनकी वाकुपटिता का कोई जवाब ही नहीं कि ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, तो ममता जी कहती कि नहीं मांगा गया था। हाँ, तो नहीं मांगा गया था तो कभी नहीं मिलेगा। मतलब एक सदी तक, एक मतलब 2-3 दशक आदमी एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभाल पाता, और 3-4 दशकों तक प्रदेश और देश की राजनीति पर हावी रहना, यह सामान्य मन की उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़े मन की उपलब्धि है। मतलब मेरे ख्याल से, हालांकि मैं उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला हूं कभी, लेकिन एक पर्सनल रिस्पेक्ट है लालू जी के लिए। जैसे वैसे भी राजनीति में कोई किसी का दुश्मन थोड़ी होता है ही नहीं, दुश्मन की बात ही नहीं, लेकिन मेरा लालू जी के प्रति एक पर्सनल रिस्पेक्ट है। ठीक है। वो है उनकी उपलब्धि, उनका अचीवमेंट, खुद सीएम रहे, अपनी वाइफ को सीएम बनाया, अपने बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाया, तो ठीक है। अच्छा, अब आइए सर, अब आपकी बात हो जाए। तो आपको बीजेपी से भी ऑफर था, मायावती का तो आपने जिक्र ही किया, कांग्रेस से आप जहाँ से टिकट चाहते थे वहाँ से हो नहीं पाया। आप अपने आप को आने वाली राजनीति में कैसे देखते हैं, किस पार्टी से देखते हैं, और आपका क्या विज़न है कि आप जब राजनीति में आएंगे तो बाकी लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनसे आप क्या बेहतर करने वाले हैं, और आप क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? एक्चुअली राजनीति देश के भविष्य की निर्माता होती है। देश का जो भाग्य है वो पार्लियामेंट से ही निकलता है, पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे बैठते हैं। तो मेरा ये मानना है, ऐसा मैं शुरू से कहता हूँ, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि देश के जो बेस्ट माइंड है उनको टीचर बनना चाहिए। बिल्कुल, देश के बेस्ट माइंड को टीचर के साथ साथ राजनेता भी बनना चाहिए। 1950 का जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कितनी महान शख्सियतें बैठी हुई हैं।
और मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन 1950 के जो पार्लियामेंटेरियन है ना, उनमें हर आदमी की कहानी मैं यूट्यूब पे बता दूं कि देख भैया ये कौन थे। सिर्फ एक आदमी की चर्चा करूंगा, देश सन्नाटे में आ जाएगा, राम मनोहर लोहिया। अरे डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मतलब आप लाइन लेते जाओ और एक से एक योग पर्सनालिटियां। तब हम उस दलदल से निकलकर एक समतल भूमि पर आए। उनकी देन है ये, उनकी देन है, उन विजनरी लोगों की देन है। तो इस देश की जनता के पास इतनी बड़ी ताकत है, वोट, वो उसे मानते ही नहीं। वो तो वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाते हैं, कहते हैं 2 किलो चिकन ले आओ और 2 बोतल दारू और कल छुट्टी मनाया जाएगा। क्यों? अरे कल हॉलीडे है। जिस देश में वोट करने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में अपील करना पड़ता है 2024 में, आप समझ सकते हैं उस देश की डेमोक्रेसी क्या हाल है। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने हालांकि अगले 4 साल तक मुझे राजनीति पे कोई विचार नहीं करना है। आप 29 की तैयारी करेंगे? हाँ, मतलब मैं अभी 2028 तक मुझे कोई विचार करना नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट है, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। इसलिए ना तो मैं किसी से मिल रहा हूँ, ना मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मतलब ही नहीं। पॉडकास्ट में कहीं भी करूँ, ठीक है, लेकिन मैं 29 का इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, मैं एक बार इलेक्शन लड़ूंगा जरूर, वो मैं हारूं या जीतूं एक अलग बात है, मैं लड़ूंगा जरूर। और मैं इस देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो इस देश के अच्छे दिमाग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अब अन्ना मलाई जैसे लोग अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, कितनी बड़ी बात होगी। सही बात। भाई मुझे तो जब मैं सुनता हूँ कोई IAS अधिकारी चुनाव लड़ रहा है, कोई डॉक्टर चुनाव लड़ रहा है, कोई इंजीनियर चुनाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस दिन इस देश में 400 सीट ये IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और भी अच्छे लोग कोई जरूर नहीं में जब बैठेंगे, और तो इस देश का भविष्य फिर से सुनहरा हो जाएगा। अभी आप क्या देखते हैं राजनीति में? क्योंकि अभी भी सर जब ये चुनाव आते हैं तो लिस्ट आती है कि बीजेपी में इतने क्रिमिनल्स हैं, सपा में इतने हैं, कांग्रेस में इतने हैं। आपको और अब जब आप बोलते हैं कि मुझे राजनीति में जाना है, तो बोला ये जाता है कि अगर आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है और 2-4 क्रिमिनल केस नहीं है, तब तक तो आप राजनीति में आ ही नहीं सकते हो। ये पैरामीटर्स राजनीति के लिए कितने सही हैं, आपको क्या लगता है? अब अश्वनी वार्ष्णेय जी के पास कितने केस हैं उनके ऊपर? IAS ऑफिसर रहे। हाँ, हुआ क्या इस देश में, एक दुर्घटना घटी। राजनेताओं ने क्या किया, बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत करवा दी। अपराधी नेताओं के करीब आ गए। हाँ, जब अपराधी नेताओं के करीब आ गए तो उनको पता चला कि यार सबसे अच्छा तो धंधा यही है, और अगर हम दूसरों के लिए अपराध करके बूथ कैप्चर कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों ना करें। और फिर ये अपराधी ठेकेदार बन गए, और अपराधी और ठेकेदार ऊपर से नेता। ओहो, डेडली कॉम्बिनेशन। इनको लगा कि हम जनता से कहेंगे क्या, तो अंग्रेजों का एक सूत्र इनके हाथ में लग गया कि बांटो और राज करो, और उस फार्मूले का उपयोग करके इन्होंने आज संसद का दरवाजा लिया है खोल। अब इनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब दुर्योधन को रिप्लेस करने के लिए अर्जुन को तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो भारत इस चुंगल में फंस गया है। अब वो जनता बेचारी परेशान है, कहती हम ब्राह्मणों ने बहुत सताया। हाँ जरूर, रामानंद कबीर को सता ही रहे थे। हाँ हाँ, सही बात है। रसिक अछूत था और बाबा रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था, तो ब्राह्मण के सताने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो भी है। ब्राह्मणों ने सताया, तभी डॉक्टर अंबेडकर को अम्बा वाटकर ने शिक्षा दी। किसी वर्ग ने किसी वर्ग को कभी नहीं सताया, व्यवस्था ने। आज अफगानिस्तान में मौलाना सता रहे हैं क्या वहां की औरतों को? वहां की व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। अब कल जब 100 साल बाद अफगानिस्तान का इतिहास लिखा जाए और कहा जाए मौलानाओं ने हमको बहुत सताया, व्यवस्था ने। किसी वर्ग ने किसी वर्ग को नहीं सताया, व्यवस्था ने। और व्यवस्था का शिकार सभी हुए। आप जब कृष्ण की बात करते हैं, आज के सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है, मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानता हूँ। आज के सिनेरियो में मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान कृष्ण ने वो बातें जो उस समय बोली थी, जो उन्होंने गीता में आज हम पढ़ते हैं, आज के सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट साबित होती हैं। तो आप कृष्ण को कैसे देखते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग राम को फॉलो करते हैं। तो राम और कृष्ण में क्या आज के लोग, आज का यूथ उनसे क्या ले सकता है, पॉलिटिशियन क्या ले सकते हैं? थोड़ा सा कृष्ण के बारे में, फिर राम के बारे में। नहीं, कृष्ण सारी विधाओं का मेल है परफेक्शन के साथ। ठीक है।
जैसे अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर वो बहुत अच्छे राजनेता नहीं बन पाए। राइट। राहुल गांधी जी एक अच्छे राजनेता हैं, हो सकता है वो एक्टर ना हो ना पाए। हो। हालांकि राजनेता आमतौर पर एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमिताभ बच्चन जैसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो कुछ भी करते हैं उतने ही परफेक्शन से करते हैं। वो एक परफेक्ट राजा है, वो एक परफेक्ट योगी है, वो एक परफेक्ट प्रेमी है। इतना परफेक्शन हर विधा में, मतलब ध्यान की क्या पराकाष्ठा रही होगी। लोग क्लास में शांत नहीं बैठ पाते, मैं पढ़ाता हूं, वो युद्ध के मैदान में मुस्कुरा रहे हैं। आप मानसिक दशा का अंदाजा लगाओ कि वो लोग क्लास में शांत नहीं बैठ पाते, वो युद्ध के मैदान में शांत है। तो आज के समय में जब पूंजीवाद ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, सबको, माया ने सबको घेर रखा है, और माया यानी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के कोप से बचना है तो विष्णु जी को लाना पड़ेगा, तभी वो कंट्रोल में आएंगी। तो वो आएंगी कैसे? राम के सिद्धांत से। राम मतलब T = T + T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। अगर श्री राम से प्रभु राम बनना है तो 14 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और उस तपस्या से जो शक्ति पैदा होगी तो आप विष्णु के स्वरूप में आ जाएंगे। माया आपकी गुलाम हो जाएगी। धन आपके पास, ज्ञान आपके पास, गाड़ी आपके पास, पत्नी आपके पास, पति आपके पास, ये सारा ब्रह्मांड आपके पास। इसलिए दोनों बहुत प्रासंगिक है जी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यूथ की तरफ, जिसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। अबद ओझा सर कहते हैं, आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ, कि पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, अगर आप यूथ हैं तैयारी करिए सिविल की, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा तो भी होगी। अगर ऐसा मैं ना भी कहूँ, कि अगर ऐसा मैं ना कहूँ तो भी होगी गर्लफ्रेंड। जैसे मैं सुकारात की अगर बात करूं, मैं उनके स्टेटमेंट से बड़ा प्रभावित रहता हूं कि हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। अगर अच्छी पत्नी मिल गई तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं मिली तो आप दार्शनिक हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। राइट। तो ऐसे अगर गर्लफ्रेंड है और अगर आपके पास है, तो भैया आप किसी को अगर अपने जीवन से जोड़ रहे हैं तो आपको उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। कि गाना गाओगे आप, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, भिखमंगे होके प्यार थोड़ी कर पाओगे। तो जो आदमी किसी को अपने साथ रखने का वचन देगा, उससे कहेगा तुम अपना घर छोड़ दो, मेरे घर में आके रहो, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ख्याल रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं शक्तिशाली तो बनना पड़ेगा। और आज भाई कोर्ट ने क्यों लिव इन की परमिशन दी? क्योंकि 30 साल में तो बाल विवाह माना जाता है अब। तो आप मन को समझा लोगे, हार्मोन को कैसे समझाओगे? तो कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज़ है, चीज़ कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में, रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो आपके सम्मान में करना पड़ेगा। तो राधा अगर नहीं है तो कृष्ण कहाँ है? वाह। तो कृष्ण को अगर वजूद पैदा करना है तो राधा का होना जरूरी है लाइफ में। बहुत बढ़िया सर। सर गाने सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। गज़लें सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाना जो हमेशा आप गुनगुनाते हैं? एक गाना है जो मैं गुनगुनाता रहता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओहो। मतलब ये गाना नहीं है, दर्शन है बेसिकली। हाँ। मतलब आज का आदमी सोचता है कि मैं खुशी हो जाऊं। पैसा कमाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे में खुशी नहीं है। जितने लोग पैसे को खुशी के लिए कमाना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए पैसा जहर का काम करता है। भाई रतन टाटा के पास पैसा नहीं था। हाँ सही बात है। पूरा पूरा देश रोया उस आदमी के मरने पे। तो आप भी पैसा कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन रतन टाटा ने 1991 से लेकर 2012 तक, जब वो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, कितना फिलैंथ्रोपी का काम किया उन्होंने। आप रतन टाटा का जीवन ले लो, ना उनकी पत्नी ना उनका बच्चा, फिर भी आनंदित, मस्त, और पूरा दुनिया रो रही जिस आदमी के लिए। तो पैसा आनंद सुख के लिए नहीं कमाना है, पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कमाना है।
आप चलो रतन टाटा की तरह नौकरी नहीं दे पाओगे उतने लोगों को, तो अगर आप अपने जीवन में अगर सिर्फ 10 लोगों को नौकरी दे ले गए तो आपका जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। पैसा कमाइए इन्वेस्टमेंट के लिए, रोटेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सुख हमेशा भाव से मिलेगा। ट्राई करके देख लीजिए, किसी को खाना खिला के देख लीजिए, किसी आदमी को खाना खिलाइए किसी दिन और फिर फील करिए कि कैसा लग रहा है। किसी आदमी की आपका ड्राइवर है, आपके यहाँ जो काम करती है, उससे कहिए कि यार सड़क पे जा रहे थे, 2000 रुपया मिल गया गिरा हुआ, ले अपने बच्चों की फीस जमा कर देना। वो जो भाव उस वक्त पैदा होगा, पैसा इन्वेस्टमेंट और भाव के लिए सुख। आज का इंसान क्या कह रहा है? पैसे से सुख, भाव गायब। फिर डायलॉग मारेगा, जो नहीं पैसा कमा रहे वो डायलॉग मार रहा है, अरे पैसा तो भैया रंडी भी कमाती है। नालायक, पैसा हर समझदार आदमी कमाता है, सिर्फ रंडी की बात जो नहीं कमा पा रहे वो यही डायलॉग देते हैं। हाँ सही बात है, आम पब्लिक में यही डायलॉग। पैसा जो है, पैसा वो पुरुषार्थ का परिणाम है। जिसके पास पुरुषार्थ होगा वो परमात्मा भी कमाएगा, वो पैसा भी कमाएगा। और जरूरी बहुत है और खूब पैसा कमाए। जैसे मैंने छोटा मोटा एम बना रखा है कि 1 लाख करोड़ रुपया कमाना है। छोटा मोटा एम है नहीं, गैलेक्सी के हिसाब से तो ही है। मैं लाइट ईयर को डिस्टेंस के रूप में देखता हूँ। ठीक है, मैं लाइट ईयर वाला हिसाब किताब रखता हूँ कि भाई 10 मिलियन लाइट ईयर्स, 20 मिलियन लाइट ईयर्स, उस तरह का हिसाब मैं रखता हूँ। तो जब मैं परमात्मा जो एक क्रिएटर को देखता हूँ कि भाई एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी 20 मिलियन लाइट ईयर, तो मैं सोचता हूँ यार हमारी ही गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है। सही बात है। ऐसी न जाने कितनी बिलियन गैलेक्सी है। तो जिसके पास इतना है उसके लिए तो 1 लाख करोड़ बहुत छोटी सी बात है। उसके लिए तो वैसे वही हाल है कि अंबानी से आपने सिम मांग लिया। तो जब मांगना ही है, पहली बात तो परमात्मा से मांगना नहीं, लेकिन कभी कभी मूड करता है कि मांग ले, तो मैं कहता हूँ भैया 1 लाख करोड़ रुपए दिला दो, उसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। इससे तो अच्छे से राजनीति हो जाएगी। अच्छा सर, डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में कुछ बताइए। आजकल का यूथ जो है, काम का प्रेशर हो गया, एजुकेशन का हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, इन सब में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अवध ओझा सर क्या बताना चाहेंगे? एक शब्द है हिजड़ा। समुदाय है, गाली तो नहीं है। हाँ, समुदाय है और बेचारे सबको आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन हम उस शब्द को गाली के रूप में ही लेते हैं। हाँ, मतलब अगर आप किसी को हिजड़ा कहेंगे तो वो आदमी आपको मारने तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि शक्ति का अभाव है, वो सृजन नहीं कर सकता। आज का युवा शक्ति विहीन होकर उपलब्धि चाहता है। अरे शंकर जी की फोटो लगाओ अपने घर में, वो जहर पी जाते हैं भैया। तो हम तुमसे जहर पीने के लिए नहीं कह रहे, कम से कम 2 गिलास गाय का ओरिजिनल दूध ही पी लो। तुम 2 गिलास दूध पी लेते हो, तुमको डायरिया हो जा रहा है। कैसे रहेगी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ? तुमको 6 घंटा डेली बैठ के पढ़ना है और तुम 15 मिनट बैठ नहीं पा रहे हो। और शंकर भगवान अनंत काल से समाधि में बैठे हुए हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड भोग की वस्तु है। भगवान शंकर काम देवता को जला देते हैं कि पत्नी सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, जीवन संगनी है। तो जिस दिन भगवान शंकर जैसी शक्तियां पैदा कर लोगे 1% भी, सारा स्ट्रेस और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि शक्ति विहीनता असफलता देती है और असफलता डिप्रेशन देती है। जी, नियम है ये। इसीलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूं भैया ध्यान करो, भैया योग करो। सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार जो दिन में एक बार कर ले, उसकी 6 महीने के अंदर सारी कहानी जीवन की बदल जाएगी। हाँ वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लड़के ये कहते हैं, मतलब यंग लोग ये कहते हैं कि अब जो सर तो ज्ञान देते हैं, कभी दिल टूटा हो तब पता लगे ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो रोना तो बनता है ना। भगवान राम की काहे नहीं गई? लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे पे बदल दी तुमको। एक सोने का अंगूठी मिला और तुमको बदल दी। और अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई थी।
यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे देगा। मुर्दा हो तभी तो दिल टूटेगा। भाई राणा प्रताप का दिल क्यों नहीं कोई तोड़ दे रहा है? छत्रपति शिवाजी का दिल कोई क्यों नहीं तोड़ दे रहा है? मूवी आई थी ना श्री 420, हाँ राज कपूर की, तो उसमें राज कपूर मजदूर है, नरगिस के साथ एक गाना फिल्माया गया है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो नरगिस बड़ा प्यारा जवाब देती है, जो छाता लिया हुआ उस पर पैचेस लगे हुए हैं, पायबंद। तो नरगिस कहती है कि कहता है दिल रास्ता मुश्किल, भिखमंगे हो तुम। कह रही मैं डर नहीं रही हूं, तुम भिखमंगे हो। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहां मंजिल। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, दिखाओ। कैसे पता चले प्यार करते हो? अब पार्वती जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। उन्होंने कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए? तो बोले घर चाहिए। कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ बनाओ सोने का महल। ग्रहभोज के लिए पूजा करवाई रावण के पिताजी से, और रावण के पिताजी ने वो महल मांग लिया दक्षिणा में। शंकर जी ने कहा पार्वती से कि काहे टेंशन ले रही हो, फिर पकड़ लाएंगे कुबेर को। और तुम रो रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती कि मुझे डेली पिज्ज़ा खाना है। तो भाई तुम हर घंटा खिलाओ। तो अब सर मुझे पता है कि आपको जाना है, आपने बहुत टाइम दे दिया है, लेकिन जो मैं सवाल लिख के लाया था प्लीज़ प्लीज़। उसमें से कुछ तो लिया ही नहीं मैंने। लेकिन मैं सवाल लूँ उससे पहले मैं ना आपके इंस्टाग्राम पे गया था, और आपके इंस्टाग्राम पे आप या आपकी टीम कोट डालती है सुबह सुबह, कुछ कुछ अच्छे मोटिवेशन जो मिलते हैं, तो वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। और उस पर ना लोगों ने कमेंट बहुत अच्छे किए हैं, तो वो लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ और आप उनका जवाब दीजिए। एक आपका कोट है जिसमें आपका पिक्चर लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। इस पे एक कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है सर मुझे सपना ही आना बंद हो गया है। कभी कभी जब अंदर की आंख अंधी हो जाती है, दो आंखें हैं ना, इसलिए तुम कहते हैं अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो बाहर की दृष्टि से लोगों को दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन जब आदमी की अंतर्दृष्टि ही मर जाती है। अब यही बात अगर गांधी जी कहते, मतलब अगर उनकी, मैं इसीलिए युवाओं से कहता हूं कि भैया तुम जीवनी पढ़ा करो। जीवनी जो आदमी पढ़ेगा उसको एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि संघर्ष जीवन का ब्लड है। हाँ, मैं इस देश के हर व्यक्ति से कहता हूं कि भैया जीवनी पढ़ा करो, और जिस दिन 10 जीवनियां क्रॉस कर जाओगे, सपने खुली आंख से भी देखना शुरू कर दोगे। जी। एक और है सर, जिसमें है कि हार मानने से पहले एक बार प्रयास करने की सोचो। तो उस पर एक कमेंट आया है नीचे, यही प्रयास लोग ऑनलाइन गेम में लगाते हैं पैसा और फिर अकाउंट खाली हो जाता है। नहीं तो सवाल यह है कि आपने प्रयास किया कहाँ? भाई कभी कभी डायरेक्शन गया है, डायरेक्शन क्या है? भाई किसी ने कह दिया कि पंकज उदास साहब बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें गाएं, उसमें से उन्होंने कई सारी शराब पे गज़लें गाई। अब उन्होंने शराब को किस संदर्भ में यूज़ किया है? उन्होंने कहा कि उसके दर से उठा तो कहाँ जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूं, क्या करूं है खुदा। आज की जनरेशन होती तो कहती तो दारू पीने के लिए कह रहा है। तो मैं कदा यहाँ संसार के लिए। ठीक है। एक और है सर, इसमें है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो नीचे साहब ने एक कमेंट किया है, और सर आपसे पढ़ने के लिए कोर्स की नहीं कट्टा की ज़रूरत होती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है भाई, कट्टा रखने के लिए कलेजे में दम चाहिए। हमने आज तक जहां भी क्लास, अब मैं सोचता हूं इस देश की लड़कियां इतना अव्वल क्यों आ रही हर जगह, लड़के क्यों पिछड़ जा रहे हैं? इकट्ठा रखने के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब जो आदमी, किसी लड़की ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि सर राजा कैसे बने, सर कट्टा क्या होता है। ये जितने लड़के, अब मैं जब पीछे इतिहास में जाता हूं, मैं सोचता हूं इन्हीं में से कोई मीर जाफर रहा होगा। यही मीर जाफरों ने इस देश को गुलाम बनवाया। भाई जो चीज ऑलरेडी होनी ही चाहिए, हाँ, वो तुम पूछ रहे हो। सही बात है। ओके सर, एक और है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं।
तो इस पर किसी ने नीचे लिखा है, अगर मेहनत करने से किस्मत बदलती सर तो मजदूरी करने वाले लोग अमीर होते। अरे तो मजदूरी आप कैसे कर रहे हो? अंबानी की तरह कर रहे हो या रिक्शा वाले की तरह कर रहे हो? एक आदमी है जिसकी मेहनत P=P पे बेस्ड है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, और एक आदमी के जीवन में कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। हाँ, कहाँ मेहनत कर रहे हो, कहाँ डिपेंड। मेहनत ठीक है, एक लास्ट है सर जिसमें है कि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है और इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। नीचे कमेंट सर लिख रहे हैं कि सर 21 की एज में लड़की पटाएं या पैसा कमाएं, बताइए सर प्लीज़। बिना पैसा कमाए पटाओगे तो भाग जाएगी, फिर रोओगे कि दिल टूट गया, दिल टूट गया, फिर वही वाला गाना गाओगे, चांदी की दीवार न तोड़ी। तो पैसा कमा के चांदी की दीवार बनवा लो, और लड़की आएगी वो चांदी की दीवार पकड़ लेगी, तुम यार लड़की के साथ रहना आराम से। ओके, आप एक बात बोलते हैं कि बच्चों को टारगेट नहीं देना चाहिए, चॉइस देनी चाहिए, इस बारे में क्या? टारगेट में स्ट्रेस पैदा होता है जी टारगेट का जो नियम है जी वो स्ट्रेस पैदा करता है। जी। जैसे हमने कहा अपने बच्चे से कि भाई देखो 98% लाना है, अब उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उससे कहा कि यार 90 आ जाए तो अच्छा है, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो ले आना, ओके, तो वहां स्ट्रेस नहीं होगा, जी जी क्योंकि उसके पास चॉइस है कि यार फर्स्ट भी अगर 60 क्रॉस भी हो गया तो पापा खुश हो जाएंगे। जी। और इसी में अबदोजा सर कहते हैं कि अगर आपके पापा के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है कम से कम कैश, तो आपको पढ़ाई से प्रेम कर लेना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस पढ़ाई ने अंबेडकर जैसे दलित को भगवान बना दिया, वो आपको भी भगवान बना सकता है। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है। इस स्टेटमेंट को हर युवा को अपने घर पढ़ाई के टेबल पे लगा लेना चाहिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ओके, दूसरा, आप अबदोजा सर कहते हैं कि गांव में शहर में आप कितना ही पैसा लगा देंगे क्या फ़र्क पड़ता है, गांव में बनाइए 300 बीघा में एक बढ़िया सा घर, बड़ा सा ताला, और 4 गाड़ियों से जा रहे हैं, भौकाल है। और शर्मा जी गुप्ता जी देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या भौकाल है। तो सर का कैसा भौकाल है गाँव में? क्योंकि अभी जो आप कहते हैं वो मैंने भौकाल नहीं देखा, मुझे लगा था कि अबद सर आएंगे, 4 लोग आगे 4 लोग पीछे, 4 गाड़ियां। आप तो सिंपल आए, कहाँ हो भाई? और हाँ, आप मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि पानी ख़त्म हो गया था आज इसलिए लेट हो गए। तो कैसा भौकाल है ये? नहीं, भौकाल मैं एक सामान्य मानसिकता की बात करता हूँ। वैसे मेरा मानना ये है कि व्यक्ति जितना सरल होगा उतना शक्तिशाली होगा, क्योंकि सरलता कोई बोझ नहीं पैदा करती। और जहां आपने भौकाल बनाया तो पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा कि यह भौकाल बना रहे। खत्म नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, लोगों के सामने मुंह बना के बैठना पड़ेगा, और पूरा जीवन नाटक में बीत जाएगा, और एक दिन खुद भी खत्म हो जाओगे, भौकाल तो खत्म होना ही है। वेरी गुड, ठीक है। मेरा भाई है, उसका नाम है अनंत, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ऑफ कैमरा। मैंने कई सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है जब भी वक्त मिलता है, आपके साथ नहीं किया था। तो अनंत का मुझे फ़ोन आता था, बोलते थे कि अबद ओझा सर के साथ कब करोगे पॉडकास्ट, तुम कर ही नहीं पाओगे, दुनिया के लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, फाइनली आज आप मेरे साथ हैं। तो अनंत जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अबद ओझा सर को सुनते हैं और मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि तुम मुझे बोलते हो कि ये तैयारी कर लो, वो कर दे, जो किस्मत में होगा। मेहनत मैं कर ही रहा हूँ सही डायरेक्शन में। तो आप अनंत को कुछ बोल दीजिए। पहली बात तो अनंत भाई को नमस्कार। दूसरी बात यह है कि अनंत भाई आप हमसे आके 5 मिनट के लिए, मेरी क्लास चलती है पूसा रोड, अवध ओझा क्लासेस, पूसा रोड पर कल्याण ज्वेलर्स के 3rd फ्लोर पे मेरी क्लास चलती है। आप आओ मेरे साथ कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और सिर्फ अनंत भाई के लिए मैसेज नहीं है, इस देश में जो भी IAS की तैयारी कर रहा है और 1-2 अटेम्प्ट फेल हो गया है, डिप्रेशन में है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं उन सारे लोगों को अनंत भाई की वजह से आमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सब हमसे आओ और मिलो और अपने दिशा को प्रशस्त करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर कभी किसी और विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि आप कुछ नया लाइफ में करने जा रहे हैं। जो आपने बताया कि आप नेहरू पर कुछ करने वाले हैं, आपकी कुछ और क्लासेस चल रही हैं। तो क्योंकि अब आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है, आप जिसका नंबर सेव होता नहीं है वो आपसे कांटेक्ट कर नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूँगा और नए नए टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, जहाँ बैठ के आपको लगे, जब आपको ये लगने लगे कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, आप बहुत ज्ञानी हैं, और फिर वो आपसे मिले तो आपको लगता है कि नहीं अभी और पढ़ना है, लाइफ में और सीखना है। तो इसीलिए वो एक मोटिवेशन भी आता है। ऐसे लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है टू बी ऑनेस्ट विद हेमंत, अगर आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर देंगे कि सब्सक्राइब कर लें लोग इसको, तो बहुत अरे बेहतर बिल्कुल करेंगे भाई, इतना बढ़िया शो कर रहे हैं। और चूंकि आपका जो चैनल है, मैंने देखा आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, जिस मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो बड़ी ज्ञानवर्धक बातें, अच्छी बातें हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ा तबका आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बिल्कुल सुनेगा, और ये मेरा निवेदन भी है कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। थैंक यू।